So this is the 14th सेशन में मान रहा हूँ 14th ओके सेशन ऑफ द क्लास, जिसमें मैं कवर करूँगा रिस्क मैनेजमेंट और थियरी. ठीक है, सिंस ये फास्ट ट्रैक चल रहा है, रिवीजन लेक्चर चल रहा है, तो थियरी आप समझ सकते हो कि वो हिंट हो पाएगा उसके बारे में, एक अंडरस्टैंडिंग ओके वो दे पाएंगे. बहुत ज़्यादा रुक के और सारे के सारे थियरी कर नहीं पाएंगे, बट यस डेफिनेटली इस हिंट के हेल्प से अगर आप घर पे थियरी लेके बैठते हो करने के लिए, आपको बहुत बढ़िया पुश मिलेगा और आप उसको बहुत छोटे टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे. अंडरस्टूड? तो ये जरूर है. तो पहला टॉपिक जो अपने कर रहे हैं अभी 14th सेशन में, दैट्स रिस्क मैनेजमेंट. यू कैन गिव द हेडिंग रिस्क मैनेजमेंट. इंस्टीट्यूट जब पेपर सेट करता है तो वो देखता है कि पेपर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि हर पोर्शन से काश क्वेश्चन सेट कर पाएं, ये लोग के मन में रहता है. तो रिस्क मैनेजमेंट तो न्यू सिलेबस में नया इंट्रोड्यूस हुआ था. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जब वो लोग पेपर सेट करेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सोचेंगे आरएम से कुछ तो दे दे. इट इज ऑब्वियस बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड. तो आई कंसिडर आरएम जस्ट, आप घर पे जब आओगे एफआर देने के बाद 10 मिनट का अफेयर है, 10 मिनट देना है इस टॉपिक में, हो गया और आने का स्कोप बहुत हाई है. इस तरह का टॉपिक है. ठीक है, तो आरएम में सम आ सकता है और या फिर थियरी आ सकता है. थियरी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा. यानी कि मेरे को पहला जो शक है, शक डेंजर, वो ये कि स्टूडेंट भूल के आरएम का थियरी देखेगा नहीं. ये मेरा पहला शक है और एग्जाम में वहां पे आरएम पे थियरी आ जाएगा. ठीक है, तो और आपका मिस हो जाएगा. तो प्लीज ऐसा नहीं करना. आरएम को 10 मिनट का इज्जत घर पे दे देना. ठीक है, तो आरएम में सम जो आ सकता है वो तो एक ही सम आएगा, वैल्यू एट रिस्क का. किसका? वैल्यू एट रिस्क का. इंस्टीट्यूट ने वैल्यू एट रिस्क का 2 ही टाइप का सम दे रखा है, 2 ही टाइप का सम. ठीक है, मैंने और भी टाइप का अपने नॉर्मल क्लासेस में कराया था, कॉल का, पुट का वगैरह वगैरह, बट अभी फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिवीजन बैच अपने फोकस करेंगे कि सर इंस्टीट्यूट ने जो दे रखा है उसी के दायरे के अंदर आएगा. अंडरस्टूड? आई मे बी रॉन्ग, डजंट मैटर, बट देन वो रॉन्ग को तो फिर आपको संभालना पड़ेगा ना घर पे सारे टाइप्स और देख के. ठीक है, बट यहां पे वी विल स्टिक बाय द इंस्टीट्यूट का बाउंड्री सेट फ्रॉम द स्टडी मैट एंड ऑल दैट. तो वैल्यू एट रिस्क वॉर. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो सुकून का बात था कि अपने को बोलना है. तो इफ आई से द 99% 1 month war, 99% 1 month war of my portfolio is 50 lakh. 99% 1 month war of my portfolio is 50 lakh. इसका मतलब मेरे पोर्टफोलियो में एक महीने में मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? 50 लाख, विथ अ 1% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेड. जो भी बंदा वॉर प्रिपेयर करते समय एक बार उसका इंटरप्रिटेशन पे 1 मिनट 30 सेकेंड स्पेंड नहीं कर रहा है, वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड रहेगा. और जब फ्रस्ट्रेटेड अपने पढ़ते हैं तो 2-3 चीज तो पढ़ लेते हैं, हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. एज इट एक्यूमुलेट्स वी आर टोटली गॉन, वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग. तो इसलिए इस तरह का हड़बड़ी अच्छा नहीं होगा. वॉर का मतलब, और वॉर का मतलब डेफिनेशन वाइज जाओगे ना कि डिफाइन मत जाओ, अपने स्ट्रेंथ पे खेलो. तुमको एग्जांपल बढ़िया आता है, डिफाइन कम आते हैं. कि सर 99% 1 month वॉर 50 लाख. लिख दे प्लीज फर्स्ट बुलेट. 99% 1 month वॉर, 99% 1 month वॉर, VAR वॉर, इक्वल टू ₹50 lakhs, इक्वल टू ₹50 lakhs. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. इंटरप्रिटेशन डैश मैक्सिमम लॉस in 1 month is ₹50 lakhs. Maximum loss in 1 month is ₹50 lakhs with a 1% chance of being exceeded. Because 99% था ना, with a 1% chance of being exceeded. 1% chance of being exceeded. Is it okay? तो आप जैसे ही बोलोगे तो आपको वॉर का, अगर वॉर के ऊपर थियरी आ गया, वॉर के ऊपर थियरी आ गया, ओके, थियरी वॉर पे भी आ सकता है. बिकॉज क्या पता सपोज इस बार वो लोग को लगा यार वॉर का जो दोनों सम है वो तो दे चुके वो लोग,
वॉर का जो 2 सम दिया हुआ स्टडी मैट में वो आ चुका, तो इन दैट केस उन लोग को लगेगा इस बार सम के बजाय चल ना थियरी दे देते वॉर का, इट इज पॉसिबल। तो वॉर के ऊपर अगर वो लोग थियरी देगा तो इन दैट केस तुम थियरी प्रिपेयर करने का तुम्हारे पास वैसे समय नहीं है, लर्न करके लैंग्वेज वाइज तुमको चाहिए काश उसका पॉइंट ध्यान रहे, तो कम से कम एक इंटरप्रिटेशन तो याद रह गया, और इस इंटरप्रिटेशन से पॉइंट्स याद करें। जो वॉर है वो स्टेटिस्टिकल टेक्निक है। क्या टेक्निक है? स्टेटिस्टिकल। दिख रहा है वो स्टेटिस्टिकल है। मैं अपने आप अगर पॉइंट समझ में आएगा तो लिखा दूंगा, अगर सुन तो ले, बिकॉज लिखा तो हर जगह है। वॉर एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है। तो वॉर जो है उसमें क्या क्या चाहिए? नंबर 1 कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस लेवल। 99% जो आपने लिखा है प्लीज सर्कल करके उसके बगल में कॉन्फिडेंस लेवल लिखिए। 99% जो लिखा था उसके बगल में सर्कल करके कॉन्फिडेंस लेवल। 1 मंथ आपने लिखा है उसको सर्कल करके टाइम हॉराइजन। 1 मंथ आपने लिखा है उसके बगल में टाइम हॉराइजन, टाइम हॉराइजन, ठीक है। तो वॉर में समझ में आया सर, एग्जाम में अगर थियरी आया तो हम लिखेंगे कि वॉर के लिए क्या क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, टाइम हॉराइजन चाहिए, और जब स्टैटिस्टिकल वर्ड यूज किया स्टैटिस्टिकल, इसका मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन। और अपने सिलेबस पे तो एसएफएम में एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा? नॉर्मल। तो वॉर अज्यूम करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं अपने मन में वो बेल शेप्ड कर्व आ जाता है जिसमें जेड चाहिए। क्या चाहिए? जेड, ठीक है। जेड चाहिए कि भाई जेड मतलब, मैं तो हमेशा समझाता हूं, यहां से ज्यादा समझाने में नहीं जाऊंगा। जेड मतलब हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैट्स से 3 चीज याद आएगा, स्टैट्स से 3 चीज। पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जेड, तीसरा एसडी, तीसरा एसडी। सेकेंड बुलेट लिखे प्लीज, सेकेंड बुलेट। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वॉर, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वॉर ब्रैकेट में थियरी, थियरी आ सकता है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ वॉर ब्रैकेट में थियरी। इसके अंदर से 3 एरो निकाले, 3 एरो प्लीज, 3 एरो। लेफ्ट साइड में कॉन्फिडेंस लेवल, बीच में टाइम हॉराइजन, और राइट साइड में स्टैटिस्टिकल टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है उससे 3 एरो, स्टैटिस्टिकल टेक्निक से 3 एरो। थियरी ऐसे प्रिपेयर करना बहुत बढ़िया है, 3 पॉइंट उसके अंदर 3 पॉइंट, समझा? स्टैटिस्टिकल के अंदर 3 एरो, एक एनडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जेड, तीसरा एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन। समझे? जेड को मैंने बोला था याद रहे तो बढ़िया एग्जाम में कि जेड जो है वो क्या यूज करेंगे, तो इन दैट के सबसे पॉपुलर जो वॉर ये लोग पूछता है वो 99% का ही है, ठीक है। तो उस केस में उसके लिए एक बार वहां नीचे में डायग्राम ड्रॉ कर ले, और एग्जाम में भी अगर तुम डायग्राम ड्रॉ करके आते हो बहुत बढ़िया। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तुम डायग्राम ड्रॉ करके, प्लीज आई रिक्वेस्ट, थियरी आए या प्रैक्टिकल आए, वॉर में डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये आपने ड्रॉ किया, इसमें ये शेड करेंगे अपने, ये शेड किया अपने लेफ्ट टेल। तो जो लेफ्ट टेल शेड किए, दिस इज 1%, ये 99%, और ये -2.33। तो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2.33, बिकॉज शायद 99% ही पूछेगा, ठीक है। 99% के लिए 2.33 जेड है। इसका मतलब सर सुना, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 30,000 है ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल डिविएशन या एवरेज डिविएशन? एवरेज। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन होता तो उसका नाम मैक्सिमम डिविएशन होता। स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज एवरेज डिविएशन। क्या उससे ज्यादा डिविएशन हो सकता है? हाँ। कितना? 1.5 गुना? यस। 2 गुना? यस। 2.5 गुना? वो जो कितना गुना, वही तो जेड है। कोई सोचे जेड क्या है? जेड वो गुना ही तो है, ठीक है। 2.33 टाइम्स, तो वो डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल पे, समझ गए। तो वॉर इज एसडी, एक्चुअली वॉर इज एसडी, वॉर इज अ मल्टीपल ऑफ एसडी। पर वैसे आदमी समझो कोई फ्रस्ट्रेट हो रखा है कि यार क्या होता है पता नहीं, कर तो देते हैं सब। वॉर इज अ मल्टीपल ऑफ एसडी, 2 गुना एसडी का, 3 गुना एसडी का, डिपेंडिंग अपॉन कितना कॉन्फिडेंस पे चाहिए,
अंडरस्टूड? ठीक है ना? तो ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, चाहे सम आए चाहे प्रैक्टिकल आए, सॉरी सम आए या थियरी आए। थियरी में ही बनाएंगे, प्रैक्टिकल में। प्लीज रिक्वेस्ट, आप मार्क कर लेना। ओके, कंपल्सरी डायग्राम, कंपल्सरी थियरी और प्रैक्टिकल। डायग्राम कंपल्सरी, थियरी और प्रैक्टिकल, थियरी और प्रैक्टिकल। अब टाइप 1 सम, इसके नीचे नेक्स्ट बुलेट, टाइप 1 सम। नेक्स्ट बुलेट है टाइप 1 सम। टाइप 1 सम हो गया डैश, वॉर ऑफ अ सिंगल पोजिशन, वॉर ऑफ अ सिंगल पोजिशन, वॉर ऑफ अ सिंगल पोजिशन, वॉर ऑफ अ सिंगल पोजिशन। तो वॉर ऑफ अ सिंगल पोजिशन जो है उसका फॉर्मूला x इंटू जेड इंटू एस डी, एक्स इंटू जेड इंटू एस डी, एक्स इंटू जेड इंटू एस डी। एक्स हो गया वैल्यू ऑफ द पोजिशन, एक्स हो गया वैल्यू ऑफ द पोजिशन। जो z है वो अपने अलग अलग लिख रहे हैं, ऑल्दो मेरे को पता है पूछेगा वो एक ही, तो 4 ठो z लिखा रहा हूं। एक है 99% का 2.33, एक है 95% का 1.65, एक है 90% का 1.28, एक है 97.5% का 1.96। कॉपी में और भी लिखाया होगा उस समय, ठीक है, बट दीज आर द मेन। इतना भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये z है, तो आपको ध्यान रहे तो बढ़िया, वहाँ टेबल देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आर्ग्यूमेंट के लिए ध्यान कर ले, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो SFM पेपर में देता है उस पर रहता है एरिया इन बोथ द टेल्स कंबाइंड, याद है? खासकर ब्लैक-शोल्स मॉडल का सम प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ काम आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो एग्जाम में देता है उसमें एक कॉलम रहता है एरिया इन बोथ द, सॉरी फर्स्ट कॉलम होता है z और सेकंड कॉलम होता है बोथ द टेल्स कंबाइंड, एरिया इन बोथ द टेल्स कंबाइंड। तो मैं जो डायग्राम बनाया था अभी, जो आपकी कॉपी बना हुआ है, उसमें कितने टेल को शेड किया था देखिए, एक टेल। पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एग्जाम में वो तो 2 टेल का है। तो अगर एग्जाम में देखना पड़ा मेरे को, सपोज वो दे दिया, अगर 99% वॉर ही बोलते हैं और तुमको 2.33 याद नहीं है, 99% वॉर का सम आया, 2.33 याद नहीं है, तो उस केस में 99% वॉर में 1% तो लेफ्ट में चाहिए। पर क्या करें, टेबल तो बोथ है ना, तो क्या करेंगे, 2% देखेंगे। कितना देखेंगे? 2% का z निकालना पड़ेगा, माने एरिया वाले कॉलम में 0.02 खोजेंगे, उससे z आएगा। समझ गए? काश ऐसा नौबत ही नहीं आए, कंफ्यूजन होगा, बट फिर भी मेरा बताने का होता है तो मैंने ऐसे बोल दिया। आपको जो 99 है तो बचा 1 का डबल क्या है 2, 92% है तो क्या देखेंगे 16, बिकॉज 92 मतलब 8 तो 1 टेल में तो क्या 16। समझ गए? ऐसा होगा ही नहीं, होता है ना, कोई मन में भी आ जाता है, सब कुछ और दे दिया तो फालतू में रिस्क थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो टेबल में वैसे देखते हैं, टेबल में, ठीक है। तो लिख देना, मेंशन कर देना वहां पे, इफ any other confidence level given, say 92%, if any other confidence level given, say 92%, if any other confidence level given, say 92%, say 92% dash, it means left tail 8%, it means left tail 8%, ये एकदम ही क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। it means left tail 8% dash, both tails 16%, both tail 16%, both tail 16%, ठीक है, dash, you have to look at the z corresponding to 0.16, you have to look at the z corresponding to 0.16, you have to look at the z corresponding to 0.16, 0.16। see extreme possibility ऐसा होगा ही नहीं, प्लीज इसके प्रति अपना समय ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है ना। तीसरा जो चीज था वो क्या था, सिग्मा। क्या था? सिग्मा। तो पहला तो पार्ट है सिग्मा परसेंटेज होता है, वो तो परसेंटेज ऑफ एक्स ना, परसेंटेज ऑफ एक्स करने के चक्कर में भूल के ऐसा हो सकता है तुम परसेंटेज नहीं करेगा बिकॉज सिग्मा छोटा होगा। सपोज सिग्मा है 0.49,
तो तुम भूल के क्या कर देगा, 0.49 इंटू एक्स इंटू जेड एस डी कर देगा, 0.49% ऑफ नहीं करेगा। तो ध्यान रहे भाई, जो सिग्मा है वो एस डी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप उसको परसेंटेज को डेसिमल में कर दीजिएगा। मैं बहुत छोटा सा चीज बोला हूँ, यू अंडरस्टूड क्यों बोला हूँ, कि तुमने भूल के 1.2% है, तुम सीधा 1.2 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा ना सम। 1.2 तो परसेंट है, तो 0.012। क्लास में मेरा जो सम कराया हुआ है मैं हमेशा वो डेसिमल में लेता था। आई नेवर यूज्ड टू टेक 1.2%। दूसरा बात है, स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रॉपर्टी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। लिखना मतलब सुनो, स्टैंडर्ड डिविएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। यानी साल का एसडी दिया हुआ है, पर अपने को तो टाइम होराइजन 1 मंथ है मेरे सम में, साल का एसडी दिया हुआ है, तो मेरे को तो मंथ का एसडी लेना है, तो मंथ का एसडी इज नॉट साल का एसडी बाई 12, इट इज साल का एसडी डिवाइड बाय रूट ओवर 12। साल का एसडी डिवाइड बाय रूट ओवर 12 की ध्यान रहे प्रॉपर्टी है। जो वेरिएंस है ना वो होता है, साल का वेरिएंस पता है तो मंथ का वेरिएंस डिवाइड बाय 12, और एसडी तो उसका स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर रूट का इफेक्ट आ जाता है। तो एसडी को चेंज करना पड़ सकता है, और मोस्टली पड़ेगा ही, मतलब तो डाउट ही नहीं है, एसडी को चेंज करना पड़ सकता है। तो एसडी को जब चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट वाइज भागेंगे आगे पीछे। अगर डेज का चक्कर आया तो मानते हैं 250 दिन साल में, कितने 250 दिन, 250 वर्किंग डेज इन ईयर, अनलेस एंड अनटिल सब में कोई और वर्किंग डेज दे दिया है 260 या 255, विच मीन्स अगर मेरे को साल का एसडी दिया है 18%, क्या दिया है 18%, और 1 डे वॉर पूछा है, 1 डे वॉर, तो मैं एसडी लूंगा 0.18 बाई रूट ओवर 250, 0.18 बाई रूट ओवर 250, इज इट ओके? 18%, 0.18 बाई रूट ओवर 250। अगर वो 10 डे वॉर पूछा है, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, बिकॉज वो दो हिस्सा में स्टडी मैट में 10 डे का ही है, 10 डे वॉर, तो पहले 1 डे पे आना पड़ेगा, फिर 10 डे। 1 डे पे कैसे आएंगे, 0.18 साल का डिवाइड बाय रूट ओवर 250, फिर इंटू रूट ओवर 10। ऑफकोर्स आप चाहो तो डिवाइड बाय रूट ओवर 25 कर सकते थे, बिकॉज रूट ओवर 250 से डिवाइड किए और रूट ओवर 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 10 बाई 250 तो 25 ही हुआ ना, यानी कि 5 से डिवाइड कर सकते थे। वो सब अलग बात है कि शॉर्टकट, अपने प्रोसेस का बात कर रहे हैं। इज इट ओके? तो एसडी में डेसिमल लेना और उसको फिर स्क्वायर रूट के रूल से अपने टाइम होराइजन पे पहुंचाना, कहां से, जहां से वो खड़ा है। इंस्टीट्यूट का जो सम है उस पे तो 1 डे एसडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 डे एसडी, तो 1 डे एसडी दिया, 1 डे वॉर पूछा तो कुछ करना ही नहीं है, वही यूज करना है। 10 डे वॉर पूछा तो जो 1 डे एसडी है उसको इंटू रूट ओवर व्हाट 10। इज इट ओके? तो एसडी जो है उस पर लिख दिए डेसिमल एंड स्क्वायर रूट। डेसिमल एंड स्क्वायर रूट रूल, डेसिमल एंड स्क्वायर रूट रूल, डेसिमल एंड स्क्वायर रूट रूल। ओके, पेज नंबर 219 में 162, पेज 219 में 162, पेज 219 में 162। सम देख ले फटाफट, बहुत स्लो नहीं करेंगे, सम का कोई लेवल नहीं है एकदम भी। आप लोग अगर रीड करते समय आंसर पे ध्यान नहीं दे, हाथ रखा हुआ रहे तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और रहे अपना मोटा मोटी सीपीटी का स्टाइल कि एज ए कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, वो बेस्ट रहेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड सो इजी। सपोज यू होल्ड 2 करोड़ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, रुपीज 2 करोड़ बोला है, तो यही तो एक्स हो गया। वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम सम आए तो बता दे आपके पास कितना शेयर्स और शेयर प्राइस क्या चल रहा है, कितना शेयर्स और शेयर प्राइस क्या चल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन से शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे? जिस दिन वॉर निकाल रहे हैं उस दिन का शेयर प्राइस, या जब खरीदे थे तब का शेयर प्राइस? जिस दिन वॉर निकाल रहे हैं। जानबूझ के बोला, अरे मेरे को आज का निकालना है यार, आज जो वैल्यू है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो रुपीज 2 करोड़ अपना एक्स हो गया, मार्क कर ले उसके ऊपर एक्स। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2% पर डे, दैट्स इंपॉर्टेंट, पर डे। अज्यूमिंग 252 ट्रेडिंग डेज बोला है। Determine maximum loss level over a period of 1 trading day and 10 trading days with 99% confidence. 99% confidence is what? 2.33। तो अपने को एक दिन का जो वॉर निकाला है खुले फॉर्म में 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़, तो 2 करोड़ इंटू 2.33 इंटू 0.02, कैलसी प्लीज। 2 करोड़ खुले फॉर्म में कर दो, 2 करोड़, ओके, 2 के बाद 7 0 इंटू 2.33 इंटू 0.02, बताइए कैल्सी में कर रहे हो तो बहुत बढ़िया होगा, करने में हर्ज क्या है, प्लीज करो ना।
9,32,000 एक दिन में मैक्सिमम लॉस हो सकता है विद 1% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेड। ठीक है, तो और अगर ब्रेन लगाएं तो जरूरत ही नहीं है वापस से x इंटू जेड इंटू एस डी करने का, क्योंकि वो जो एस डी वाला पार्ट को अगर इंटू √10 करेंगे तो पूरा आंसर भी तो √10 हो जाएगा। एस डी वाले पार्ट को इंटू √10 किए तो x इंटू जेड तो वही है, तो पूरा आंसर ही तो इंटू √10 हो गया। तो ये जो 9,32,000 निकाला इंटू √10 कितना 29,47,000 समथिंग हो गया। देख लो आंसर 9,32,000 29,47,000 दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके अंदर इन लोग का स्टेप फॉलो करने का जरूरत नहीं है कि सर ये लोग ऐसे किए, अपने करेंगे x इंटू जेड इंटू एस डी। वरना तुम ऐसे चेंज करते रहोगे, तुमने कुछ सीखा है तरीके को तो फिर तो कहीं पे कुछ बैठेगा नहीं ना मन में। ये लोग क्या करते हैं, पहले एस डी का परसेंटेज ऑफ x निकालते हैं, उसके बाद इंटू जेड करते हैं। दैट्स ओके, बट क्यों करें हम x इंटू जेड इंटू एस डी? इज इट ओके? सही है ना? तो ये वाला सम एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब टाइप 2 सम, नेक्स्ट बुलेट। टाइप 2 सम, ठीक है, जो टाइप 2 सम है उसमें देखो वॉर ऑफ पोर्टफोलियो, वॉर ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो वॉर ऑफ पोर्टफोलियो बहुत तरीके से निकल सकता है। सबसे इजी तरीका है टाइप 1 के जैसे, जो पोर्टफोलियो में जो चीज है अपने पास ए है और बी है, ए का वॉर निकाल लो, बी का वॉर निकाल लो, ए का वॉर निकाल लो और बी का वॉर निकाल लो। और निकालने के बाद जैसे एस डी का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से वॉर स्क्वायर ए प्लस वॉर स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू कोरिलेशन इंटू वॉर, ये तुम्हारे लिए सबसे इजी पड़ेगा। अभी वॉर सीख लिए निकालना, तो वॉर स्क्वायर ए प्लस वॉर स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू आर इंटू वॉर बी। और भी तरीके से निकल सकता है, बट ये सबसे बेस्ट होगा। तो फॉर्मूला लिख ले, रूट ओवर वॉर स्क्वायर ए प्लस वॉर स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू आर इंटू वॉर ए इंटू वॉर बी। वॉर स्क्वायर ए प्लस वॉर स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू आर इंटू वॉर ए इंटू वॉर बी। ठीक है, और दोनों का वॉर निकालना आता ही, अपने कोई इश्यू ही नहीं है। चलिए पेज 219 163, पेज 219 का 163 आने वाइज ये सम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये सेम सम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाइज। क्वेश्चन देख रहे हैं, कंसिडर पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ₹2 crores इन्वेस्टमेंट इन XYZ and 2 crores इन्वेस्टमेंट इन ABC. The daily SD of both shares is 1% and the coefficient of correlation is 0.3. You are required to determine the 10-day 99% VAR for the portfolio. ठीक है, करें अपने लिख के। स्टेप 1, 10-day 99% VAR for XYZ. 10-day 99% VAR for XYZ. For XYZ equal to x इंटू जेड इंटू एस डी, एक्स इंटू जेड इंटू एस डी। अब एक सेकेंड रुके और सुने मेरा, अगर हम लोग x को खुले फॉर्म में लिखते हैं, 2 करोड़ को 2 के बाद 7 0, प्रॉब्लम ये वॉर बड़ा आएगा, फिर स्क्वायर रूट पे जाके उसका फिर से स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या पता कैल्सी में अटे नहीं, करोड़ का स्क्वायर करेंगे तो कैसे अटेगा। तो यहाँ बुद्धिमानी है कि भाई इसको बंद फॉर्म में लिखे, या तो लैक्स में लिखे या फिर करोड़ में लिखे। इंस्टीट्यूट का सम आया हुआ है, अगर इतना ध्यान कर ले कि इस पे ये लोग करोड़ पे किए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे नहीं देखा होता तो मैं लैक्स में करा था। किस में करा था? लैक्स में। मैं ये करोड़ पे ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स इंटू जेड इंटू एस डी, तो अपने कर रहे 2 करोड़ इंटू एस डी कितना है? एस डी है 0.01, पर वो तो एक दिन का है ना, डेली एस डी, तो 0.01 इंटू √10। आई यू ओके विथ इट? और z कितना है? 2.33। मैंने आगे पीछे लिख दिया, सॉरी। तो 2 इंटू जेड इंटू एस डी करिए प्लीज। आपको करना है 2 इंटू 2.33 इंटू 0.01 इंटू √10। 2 इंटू 2.33 इंटू 0.01 इंटू √10। बताइए पॉइंट सही है? 0.1474 करोड़। 0.1474 करोड़ करेक्ट है ना?
तो 2 करोड़ इंटू 2.33 इंटू √10 इंटू 0.01, 0.1474 करोड़। ठीक है, स्टेप 2। ना क्या करे, इंस्टीट्यूट ने डेटा ही ऐसा दिया है कि वॉर ऑफ क्या क्या नाम है, ABC सेम आ रहा है, लिख दो। क्या लैंग्वेज था स्टेप 1 में? 10 day 99% वॉर फॉर 10 day 99% वॉर फॉर ABC कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है, बिकॉज क्या करे, X भी सेम है, Z भी सेम है, SD भी सेम है। ठीक है, तो इक्वल टू 0.1474 करोड़, 0.1474 करोड़। एग्जाम में नया सम दिया तो अलग आएगा। ठीक है ना। स्टेप 3, वॉर ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू स्क्वायर रूट, वॉर ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.14 क्या था, 74 का स्क्वायर प्लस 0.1474 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोरिलेशन क्या था 0.3 इंटू, कहाँ 0.03 है, 0.3 तो है, इंटू 2 इंटू आर इंटू वॉर ए 0.1474 इंटू 0.1474 इक्वल टू रूट ओवर, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है 4 डेसिमल में, 0.1474 का स्क्वायर प्लीज, 0.1474 का स्क्वायर 0.021726, ठीक है, प्लस 0.021726 प्लस लास्ट टर्म प्लीज 0.0130, ठीक है ना। ओके, तीनों ऐड करके स्क्वायर रूट, 0.0565 क्या, स्क्वायर रूट लेने के बाद बोल दीजिए 0.2376 करोड़ आंसर, 0.2376 करोड़ आंसर। तो हमारे पोर्टफोलियो में 10 दिन में मैक्सिमम इतना नुकसान हो सकता है विद अ 1% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेड। मैंने एग्जाम क्लास में पढ़ाते बोला था इंटरप्रिटेशन जरूर देना। क्लास में अपने क्या है 15 सम्स किए थे, तो इट्स मोनोटोनस, वहां पे तो एक सम करोगे, तो इंटरप्रिटेशन जरूर देना चाहिए और डायग्राम जरूर बनाना चाहिए। किसका, वही Z वाला, समझ गया, उससे एक इंप्रेशन आता है कि हाँ एकदम परफेक्ट स्टूडेंट है। ठीक है, 0.2376 इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है 23.72 lakhs, और मेरे को लग रहा था ये लोग करोड़ में किए है, पहले करोड़ से कर रहा था फिर अचानक से चेंज कर दिया, व्हाटएवर इट इज, कोई इशू नहीं है। तो 0.2376 करोड़, इज इट ओके, 0.2376 करोड़ अपना आंसर है वॉर का। तो ये 2 टाइप का सम है, इसको घर पे देखने में मुश्किल से 2-2 मिनट लगेगा। अगर ये वाला पेज खोल के बैठ जाते हो ना, ठीक है, जस्ट 2-2 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट है, एंड बाकी थियरी में इन्वेस्ट करना है इस चैप्टर में। इनफैक्ट वॉर से थियरी आया तो इनके यही लिखना है, वॉर से थियरी आया जो ऊपर लिखा है वही लिखना है। वॉर का एक डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन अ गिवन टाइम होराइजन एट अ सर्टेन कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये जो मैंने बनाया, ये कोई वॉर इज व्हाट, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन अ टाइम होराइजन एट अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ वॉर आर दिस 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 दिस, डायग्राम वगैरह हो गया आंसर। और थोड़ा लिखने का मन है, समय भी है वहां पे, लेट अस एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ठीक है ना, तो खेलो उसके साथ, थोड़ा तो खेलोगे ना, अदरवाइज लर्न करना पड़ेगा इफ यू डोंट। ठीक है, चलिए, तो ये अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल हो गया। क्या हो गया, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब अपने थियरी में एंटर कर रहे हैं, तो थियरी सेंस अभी रिस्क मैनेजमेंट की है, तो थियरी रिस्क मैनेजमेंट से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बिकॉज मेरे को पता है इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आना है, या तो ये थियरी आना, सम आना है वॉर का, या थियरी आना है वॉर का, या अलग से थियरी आना है। करेक्ट है, चालू करें, लिख दे हेडिंग थियरी। लिख रहे इसलिए जिससे आपको कॉन्क्रीटली पता चले क्लास में थियरी वाइज क्या क्या कंप्लीट हुआ था, उसके हेल्प से वेरियस डायरेक्शंस मिल सके। मैं सारा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, प्लस जो करूंगा वो भी हिंट दे पाऊंगा। सही है, ठीक है। तो थियरी में पहला थियरी जो है नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट तो हेडिंग है, उसके ऊपर थियरी ऐसे नहीं आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिस्क मैनेजमेंट, वो चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट से नंबर A, शॉर्ट नोट ऑन वॉर, शॉर्ट नोट ऑन वॉर, तो वो मान रहे हैं आप लोग लिख दोगे, शॉर्ट नोट ऑन वॉर आप लिख पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर B, टाइप्स ऑफ रिस्क।
टाइप्स ऑफ रिस्क, जो टाइप्स ऑफ रिस्क है उसमें इंस्टीट्यूट ने जो रिस्क दिया है एग्जैक्टली तुमको याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो मन में जो भी रिस्क आता है वो बोलते जाओ। शेयर करें प्लीज, बोले रिस्क। ये इन्होंने बोला ऑपरेशनल रिस्क, क्या बोला? ऑपरेशनल रिस्क। ओके, ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या? ठीक है, बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशंस में जो रिस्क है उन्होंने ये बोला। यानी कि अगर सपोज अपनी क्लासेस वगैरह जो भी चल रही है, आई बाई चांस लोड शेडिंग हो जाए, या सपोज मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है तो मैंने बोला रुकिए एक बार, आप 15 मिनट का ब्रेक है, दीज आर ऑल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स ना। या मेरा स्टाफ जो है, ठीक है, मेरा कोई क्लास वगैरह लीक कर दे, क्लास का मैंने जो एम्प्लॉय का रिस्क है वो भी ऑपरेशनल है, सिस्टम का रिस्क है जो भी ऑपरेशनल है, प्रोसेसेस पीपल एंड सिस्टम, प्रोसेसेस पीपल एंड सिस्टम्स, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। उसके अलावा कौन सा रिस्क है? ठीक है, यहां पे दो वर्ड सुना, इन्होंने बोला मार्केट क्रेडिट, आपने बोला फाइनेंशियल। इंस्टीट्यूट ने मार्केट और क्रेडिट दोनों वर्ड नहीं लिखा है, पर आप लिख दिए तो हर्ज नहीं है, मैंने बोला ना, बिकॉज या तो ये लर्न करके जाए, ठीक है, तो और या फिर आपने क्या बोला? फाइनेंशियल लिखा है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। तो अभी तक इंस्टीट्यूट ने कौन कौन सा दो रिस्क लिखा है? ऑपरेशनल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, उस पर क्या है, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे चलेगा आपका, शेयर्स का, इसका, उसका। दो हुआ है ऑपरेशनल और फाइनेंशियल। वैसे आप लिख देते अगर मार्केट और क्रेडिट तो गलत नहीं है, क्रेडिट का भाई लिखा है काउंटर पार्टी रिस्क। क्या लिखा है? काउंटर पार्टी रिस्क। इनफैक्ट लिखना चाहिए था क्रेडिट, बिकॉज काउंटर पार्टी रिस्क तो क्रेडिट रिस्क का एक हिस्सा होता है, गलत चीज है। तो वैसे वो सही बोल रहा है, पर अपने वैसे बात करें ना, वो जो एग्जामिनर है वो तो पॉइंट वाइज चेक करेगा। मैंने क्या डायरेक्शन दिया है, क्या एग्जाम में अपने थियरी का आंसर में पॉइंट्स इंस्टीट्यूट से मैच होना चाहिए? यस, मैच होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन ओपन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है ना, कोई कॉन्सेप्ट आप समझाइए, उसमें पॉइंट्स तो होता नहीं है, वो आप ठीक है समझाओ, पर अदरवाइज जो पॉइंट वाला है वो पॉइंट्स मैच करे, तुम्हारा प्रेपरेशन जो है वो पॉइंट का होना चाहिए, अंदर का नहीं जरूरत है। और अंदर का करोगे तो फिर कहीं पे भी लैंड नहीं कर पाओगे। ऑपरेशनल हुआ, और कौन सा हुआ? काउंटर पार्टी क्रेडिट, और कौन सा? फाइनेंशियल। और कोई रिस्क? करेंसी रिस्क, उन्होंने बोला करेंसी रिस्क, उन्होंने बोला पॉलिटिकल रिस्क, लकीली दोनों शामिल है, करेंसी रिस्क और क्या? पॉलिटिकल रिस्क, दोनों शामिल है। और इंटरेस्ट रेट रिस्क, अपने सिलेबस में जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क बॉन्ड चैप्टर, करेंसी रिस्क अपना फॉरेक्स चैप्टर। तो करेंसी रिस्क और क्या बोले? इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये दोनों चैप्टर से कनेक्टेड है। पॉलिटिकल रिस्क, अभी इलेक्शन चल रहा है, तुम लोग एग्जाम भी इलेक्शन के बाद है, शायद ध्यान आ जाए, ठीक है। और कौन सा रिस्क? इकोनॉमिक रिस्क, शायद वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरे खुद को याद नहीं आ रहा है, और अगर मेरे को याद नहीं आ रहा है मैं ये बोल रहा हूं तो इट इज नॉट डेट सर को भी याद नहीं आ रहा है, यार उसने क्या लिखा, मेरे को कैसे याद रहेगा, मेरे को अपना लिखना है तो आई कैन राइट अ लॉट, आई डोंट नो। फिर आगे लिक्विडिटी, बहुत अच्छा पॉइंट है, शायद इन्होंने लिखा नहीं है, चेक करेंगे अपने अभी। उसके अलावा एक है स्ट्रैटेजिक रिस्क, कौन सा रिस्क? स्ट्रैटेजिक रिस्क। जब क्लास में पढ़ाया तो मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है, कि नोकिया का फेलियर वगैरह, कितने सारे कंपनीज है विच आर जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग स्ट्रैटेजीज दे हैव जस्ट गॉन आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बचे ही नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक रिस्क, ये सारे रिस्क है जो इंस्टीट्यूट ने दिए, ठीक है। तो एक बार अपने पीछे देखे, जो थियरी वाला पोर्शन है इस बुक में, इसी बुक में जो थियरी वाला पोर्शन है वो पेज नंबर, माने रिस्क मैनेजमेंट में जाएं, रिस्क मैनेजमेंट में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर, हाँ, पेज 221 में इनफैक्ट टाइप्स ऑफ रिस्क यहां पे है नहीं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्क यहां पे है नहीं, पर इंस्टीट्यूट के मैट में तो दिया हुआ है। तो हो सकता है ये क्वेश्चंस मैंने उठाए होंगे, मैंने आरटीपीसी या कहीं से, उस पर नहीं होगा, पर टाइप्स ऑफ रिस्क अपने को समझ में आया। आपने टाइप्स ऑफ रिस्क लिख लिया, पॉइंट नंबर 1, उसमें नाम लिख लो, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, काउंटर पार्टी, स्ट्रैटेजिक, पॉलिटिकल, काउंटर पार्टी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल, काउंटर पार्टी, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक बार जस्ट टू कंप्लीट सेंस अपने लिख रहे हैं कि भाई बुक में क्या लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट के, जस्ट 1 सेकेंड, आई एम सिटिंग विद द बुक ओनली।
हाँ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रेट काउंटर पार्टी, उसके बाद है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल तो था ही, वो तो बोले भी थे अपने, फाइनेंशियल, कंप्लायंस ऑपरेशनल, कंप्लायंस ऑपरेशनल, ठीक है। दीज आर द आंसर्स रिटन बाय देम, तो अपना मिस नहीं हो जाए, इनका कुछ लिखा हुआ। कंप्लायंस माने लीगल हो गया, और ऑपरेशनल डे टू डे ऑपरेशंस में, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट लिख दी तो कोई हर्ज नहीं है, ओके। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, सी, पॉइंट नंबर सी, या स्टूडेंट बोल रही है सर हियर देयर इज अ क्वेश्चन, जो पीछे में क्वेश्चन था ना, एक्सप्लेन, कौन सा बोले, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वॉर। फीचर्स ऑफ वॉर वही सब तो है, क्या क्या, टाइम हॉराइजन, दूसरा कॉन्फिडेंस लेवल, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, वही है, ठीक है। तो और डिस्क्राइब वॉर एंड इट्स एप्लीकेशन, तो डिस्क्राइब वॉर तो कर देंगे, एप्लीकेशंस बच गए, वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूं। वो क्वेश्चन था डिस्क्राइब वॉर इन इट्स एप्लीकेशन, तो वॉर डिस्क्राइब तो कर देंगे भाई, इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, और इट्स एप्लीकेशंस वो बाकी है, मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एक मिनट, मैं कुछ बोल रहा था, ये पॉइंट नंबर सी लिखिए, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो इसमें 3 एरो निकाल दो, एक हो गया स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मेरे को तो पूरा राइट अप जो लिखा हुआ है बहुत ही स्टूपिड लगा, दिस इज नॉट द वे इट शुड बी रिटन। तो इन दैट केस क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आता नहीं है। फिर भी जैसे गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या चाहता है कि इकोनॉमी में सिस्टमिक रिस्क अराइज नहीं हो। अगर एक फर्म फेल कर रही है, नॉट अ बिग थिंग, पर बहुत सारे फर्म्स फेल कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल कर रही है, तो इफ इट इज अ सिस्टमिक थिंग देन इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द गवर्नमेंट ना। बट इफ इट्स सेंटर्ड टू अ पर्टिकुलर फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, नॉट अ बिग इश्यू, ठीक है। स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना इजी है। स्टेक होल्डर्स कंपनी बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे मेन तो उसके अलावा मैनेजमेंट, उसके अलावा वर्कर्स, उसके अलावा आपका कस्टमर्स, ठीक है। ऑल दीज आर स्टेक होल्डर्स, दे वुड लाइक द फर्म टू बी हेल्दी एंड स्टेबल, ठीक है। तो उस तरह का लिखेंगे। कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू में वंस अगेन ज्ञान रिपीट करना पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में आया रिपीट करने का तो जानबूझ के जो टाइप्स ऑफ रिस्क है ना, करेंसी इंटरेस्टेड, उसके बाद लिखना चालू कर देना, समझा ना। वो पॉइंट देके मार्क्स देगा। सो आप बोल रहे क्यों नहीं है जो अंदर लिखना है, बिकॉज जो लिखा हुआ स्टूपिड है, मेरे को ध्यान भी कैसे रहे। अगर लॉजिकल बोलता तो इन दैट केस इट वाज पॉसिबल टू शेयर, ठीक है। स्टूपिडिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू शेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, पेज 221 में, समझ गए। तो आने का स्कोप है, फाइनेंशियल रिस्क कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सपोज कोई आदमी प्रिपेयर नहीं किया है और मन से ज्ञानबाजी कर रहा है वहां पे, और जो चेक कर रहा है उसको ये तीनों पॉइंट दिख रहा नहीं है, कौन सा, स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट, गवर्नमेंट, तो गया उसका मार्क्स, ही कैन नॉट गेट मार्क्स। वो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में लिख रहा है। तो यू अंडरस्टैंडिंग द करेक्शन पैटर्न, किसी में भी पॉइंट्स है, पॉइंट्स हैव टू बी देयर, अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, एप्लीकेशंस ऑफ वॉर। तो जो सम्स करते हैं अपने वॉर का, जो सम्स करते हैं, सम्स को याद करें। आज जो किए सम्स, उनमें वॉर से क्या निकलता है, अपना एक पोर्टफोलियो है, उसमें कितना रिस्क है ना। तो एक तो एप्लीकेशन वही हो गया डिस्कस, और एक तो एप्लीकेशन वही हो गया। दूसरा एप्लीकेशन हो गया वॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल में काम आता है, ओके। मैंने एग्जांपल इस तरह देता हूं कि अगर मेरी ग्लोबल कंपनी ट्रेडिंग फर्म है जिसमें अलग अलग यूनिट्स, आप लोग एक यूनिट हो, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, तो आपने कैसा परफॉर्म किया है, ट्रेडर ने कैसा परफॉर्म किया। तो ट्रेडर ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो केवल ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो उसको शाबाशी नहीं देंगे, ये तो वही वाला पार्ट हो गया। क्या म्यूचुअल फंड का रैंकिंग रिटर्न के बेसिस पे करते हो? अरे म्यूचुअल फंड कौन बढ़िया परफॉर्म किया, क्या तुम उसका रैंकिंग रिटर्न के बेसिस पे करता है? नहीं, तुम तो शार्प रेशियो निकालता है, तुम तो ट्रेनर रेशियो निकालता है ना, बिकॉज यू नीड रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस। तो अगर ट्रेडर ने
उल्टा पुल्टा रिस्क लिया, ठीक है, तो रिस्क लिया मतलब क्या, रिस्क तो तुक्का लग सकता है ना, तुमने पूरा पैसा एक स्टॉक में लगा दिया, डबल हो गया, तो क्या ग्रेट परफॉर्मेंस, पर रिस्क को देखते हुए कैसा परफॉर्म किया ये निकालेंगे ना अपने। तो ट्रेडर का भी अपने सपोज मैंने रिस्क को देखते हुए रिटर्न कितना निकला, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या बोला, परफॉर्मेंस अप्रेजल। डिस्कस हो रहा है, लिखने मत जाओ, बिकॉज तुमको बैठाना पड़ेगा। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लिसन टू इट सो दैट इट गेट्स इनटू द हेड, ठीक है। तो पहला चीज तो था सब एक पोर्टफोलियो का मैक्सिमम लॉस निकालने के लिए, दूसरा था सब परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए, तीसरा था सर रिस्क कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट में लिमिट सेट कर सकते हैं, भाई तुम लोग का वॉर इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तुम लोग का वॉर इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो रिस्क कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट में काम आ सकता है। चौथा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, क्या, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ओके। बैंक्स लोग का जो एसेट्स और लायबिलिटीज है दे आर एक्सपोज टू अ नंबर ऑफ रिस्क्स, ठीक है, उसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट काम आ सकता है, ठीक है। वैसे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में, कौन से चैप्टर में, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में अलग से शॉर्ट नोट था, ठीक है। तो जिसमें वंस अगेन अभी पॉइंट है कि अगर आ जाता है ना तो एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ सपोज याद नहीं है अपने को, तो ये तो याद रहे कि यार बैंक्स का एसेट्स है, क्या एसेट्स है, लोन दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ, बैंक का लायबिलिटी है, डिपॉजिट्स और बोरिंग, उन सब में बहुत सारा रिस्क है, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क वगैरह, उन सबको इंटीग्रेटेड वे में मैनेज करना उसको बोलते हैं एएलएम। इसके लिए कमेटी होता है कंपनी बैंक में, इसको बोलते हैं एल्को, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। मैं वहां चला गया अभी, ठीक है। और तो मैंने बहुत कुछ कराया था कॉपी में, जैसे मैंने कराया था मैच्योरिटी गैप, क्या कराया था, मैच्योरिटी गैप, आरएसए माइनस आरएसएल, कि जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है ना उनको बोलते हैं आरएसए, जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है आरएसएल, जो डिफरेंस उसको बोलते हैं क्या, गैप। और गैप के ऊपर एक दो एग्जांपल्स देके सम भी कराया था करने को, बट अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में बहुत वियर्ड टॉक करना फायदा नहीं होगा। मेरे को जस्ट ध्यान आ गया कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट तो अलग से थियरी है आईआरएम के अंदर, तो वही यहाँ पे है कि वॉर का क्या काम है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में हेल्प करना, ठीक है। तो मैंने क्या क्या एप्लीकेशन बोला बताइए, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ अ पोर्टफोलियो, उसके अलावा परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिस्क कंट्रोल और क्या, एएलएम, ठीक है। लिखिए प्लीज एप्लीकेशन में क्या क्या आ गया। पहला एप्लीकेशन आ गया आपका मेजर मैक्सिमम लॉस, मेजर मैक्सिमम लॉस ऑफ पोर्टफोलियो, मेजर मैक्सिमम लॉस ऑफ पोर्टफोलियो। दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तीसरा रिस्क कंट्रोल। चौथा एएलएम, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। और एक लिख सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी है उस पर कितना वॉर है कितना फायदा है, तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करें कि नहीं करें उस पर भी काम आ सकता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर मान लेते हैं पेज नंबर 221 का क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, पेज 221 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आ जाता है, वेरियस पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क, वेरियस पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई करेंसी रिस्क। का प्रॉब्लम क्या है ना, जितने रिस्क अपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे ना, जितने रिस्क अपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे, सारे लिखे थे आपने 7-8 रिस्क, उन सब का वेरियस पैरामीटर्स दिया हुआ है, तो तुम 8 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ह्यूमन बात करें तो बेटर रहेगा। मैं बोला जितने क्वेश्चन, जितने आपने रिस्क लिखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में ए में टाइप्स ऑफ रिस्क, उतने रिस्क का पैरामीटर्स दिया हुआ है, तो अगर कोई प्रिपेयर कर सकता तो बहुत बढ़िया बात है भाई, प्रिपेयर कर लो 1 रीडिंग करके। अगर नहीं प्रिपेयर कर सकता तो इन सब के लिए ओपन रहना पड़ेगा कि यार मन से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मन से जो लिखना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल पहला बात तो है करेंसी रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम पास कर रहा हूँ मैं, दिख रहा होगा, ठीक है। करेंसी रिस्क जो है करेंसी फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है, ठीक है, वापस टाइम पास कर रहा हूँ। आज के ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में कंपनीज लोग बहुत तरह का करेंसी रिस्क फेस करते हैं। फिर याद आ गया फॉरेक्स चैप्टर, आराम से फॉरेक्स चैप्टर याद करें तो 3 तरह का करेंसी रिस्क था, याद है कोई को याद आए तो? करेंसी एक्सपोजर 3 तरह का होता है, ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक और क्या, ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक और ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद और लिखना है तो उसको हेज करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट एक मिनट 13th सेशन, जो मैंने 13th सेशन
नहीं 13 सेशन ही, सॉरी आई डोंट थिंक सो। मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे 4 छोटे छोटे सम्स डाले थे। अगर आपने SSCI यूट्यूब चैनल पे देखा है, 4 छोटे छोटे सम्स डाले थे, मेरे को नए सम्स दिखे जो RTP वगैरह में दिए हुए हैं। उनमें से जो पहला वाला था या दूसरा वाला याद नहीं है, दैट वाज ऑन मैट्रिक्स। क्या था? एक्सपोजर स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। एक्सपोजर स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स के ऊपर एक वो डाला था यूट्यूब पे, एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो डाला। ऐसा 4 चीज पे वीडियो डाला है। तो उसमें दिया हुआ है कि करेंसी रिस्क कुछ फर्म्स क्या करते हैं, कैरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, अगर आप केयर ही नहीं करते हैं तो इन दैट केस आपका हाई रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क लो रिवॉर्ड। और कुछ फर्म्स जो है टैक्टिकल करते हैं, फोरकास्ट करके, जो लगता है जरूरत नहीं है कवर करने का नहीं कवर करेंगे, जो लगता है कवर करने का कवर करेंगे। तो उसमें क्या था, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वैसे था। तो आप जानबूझ के वो वाले एरिया में जा सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप बने 3 तरह का ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर या फिर हेजिंग के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ अब नहीं आता है तो मन से ज्ञान देंगे ना, और वहां टानेंगे। लेंथ का बात आता है वहां टानेंगे आंसर को। अपने को पता है ना कि अपने को एग्जैक्टली नहीं पता है इंस्टीट्यूट का क्या लिखा हुआ है, तो वहां पे इतना ज्ञान भरेंगे कि उसको दया कुछ तो आए। समझ गया? बट जहां तुमको पॉइंट्स पता है वहां ज्यादा टानने का कोई सेंस नहीं है। तो यू नो एग्जैक्टली इन द माइंड कि कब कितना टानना और ड्रैग करना है। समझ गए? दैट वे। तो वैसा है। तो आई थिंक वी कैन ड्रॉप दिस चैप्टर। रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से हो गया। एक्सेसिव निष्ठा और इसकी तरफ नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट जो अपना आरटीपी में जो 2 थियरी दिया हुआ है, आरटीपी में जो 2 थियरी दिया हुआ है अलग टाइप का, ठीक है, वो मैंने लास्ट क्लास मर्जर में ही मेंशन किया था, वापस मेंशन कर दे रहा हूं। वो है साइड पॉकेटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लिखे प्लीज। तो म्यूचुअल फंड हेडिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हेडिंग हो गया, और उसके अंदर साइड पॉकेटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, साइड पॉकेटिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और बढ़िया चीज क्या है इस थियरी में, इस थियरी में पॉइंट्स नहीं है, इस थियरी में पॉइंट्स नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है। साइड पॉकेटिंग क्या होता है, तो साइड पॉकेटिंग में अपने क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, उसका एरो निकालते हैं। ठीक है, 2 एरो निकालते हैं। फर्स्ट एरो, सेपरेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स और टॉक्सिक एसेट्स, सेपरेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स और टॉक्सिक एसेट्स, स्ट्रेस्ड एसेट्स और टॉक्सिक एसेट्स, ये उसका कॉन्सेप्ट है कि सेपरेट कर लिए, उसको साइड पॉकेट में रख लिए। अब उसके बारे में सेपरेटली देखेंगे यार कि वो कंपनी ने पैसा मार लिया, कल डिफॉल्ट किया है ना आरकॉम, कल अनिल वापस से डिफॉल्ट किया है, पहले तो मुकेश बचाने आ गया था, कल वापस से डिफॉल्ट अनाउंस किया है। पूरा का पूरा जो बॉन्ड इशू किया हुआ था पूरा डिफॉल्ट हुआ है। उसका रेटिंग था क्रिसिल द्वारा AA+। ठीक है, जो रेटिंग था वो AA+ था। सोचो तो AAA होता है, उसके बाद जाके AA+ रेटिंग, और वो डिफॉल्ट किया। इट गोज टू शो क्या हाल अपने कंट्री में रेटिंग एजेंसीज का, कैसे वो लोग पैसा खा खा के रेटिंग निकालते हैं। ठीक है, तो अपने तो रेटिंग एजेंसीज नहीं है, ओल्ड सिलेबस में है, वरना होता तो उस पर एक लिमिटेशन लिखा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेटिंग एजेंसीज का। समझ रहे? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वही होता है ना कि जैसे अगर मैं कोई और कोर्स करा रहा हूँ, जैसे CFA करा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ CFA करना चाहिए, तो दिस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आई मे बी सेइंग इट जेन्युइनली, बट देन यू आर फीलिंग दैट सब बोल रहे हैं बिकॉज सब पढ़ाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वही होता है, रेटिंग एजेंसी जिससे पैसा ले रहे हैं और वो उसी का क्या बोलते हैं ज्यादा बढ़िया रेटिंग दे रहा है। तो ये जो डिफॉल्ट किया है, रिलायंस ने भी डिफॉल्ट किया, उसके पहले IL&FS का डेट पूरा डिफॉल्ट हुआ था, तो वो सबसे कैसे रिकवर होगा, कैसे नहीं रिकवर होगा। तो राइट साइड में आप लिखोगे रीसेंट एग्जाम्पल्स, राइट साइड में रीसेंट एग्जाम्पल्स डैश IL&FS कॉमा रिलायंस, IL&FS कॉमा रिलायंस। ठीक है, तो और जो तुमने लिखा था ऊपर में हेडिंग क्या लिखा था, साइड पॉकेटिंग ना, उसके ब्रैकेट में लिख दे फोकसिंग ऑन डेट फंड, फोकसिंग ऑन डेट फंड। फोकसिंग ऑन डेट फंड। फोकसिंग ऑन डेट फंड,
तो डेट फंड पे फोकस्ड है। डेट फंड को ज्यादातर सेफ माना जाता है इक्विटी फंड से कि रिस्कियर? सेफ। बट सोचो उनमें तो पूरा पैसा डूब जा रहा है। इक्विटी तो तब भी मान रहे वॉलेटिलिटी है, बट जनरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर किसी कंपनी में होता है ना, बड़ा वाला कांड सत्यम टाइप का, तो जाके वो जीरो की तरफ जाता है, वरना इक्विटी तो वैसा है। ठीक है, बट डेट में तो क्या, एक बार डिफॉल्ट हो गया तो इट्स ऑल गॉन, नथिंग इज लेफ्ट। तो बहुत बड़ा इश्यू हो गया अभी डेट फंड में ये। तो साइड पॉकेटिंग इसलिए आया है काम का। कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ध्यान करना नहीं है, कौन सा श्योर आएगा। तो वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, मूव अहेड। ऐसे म्यूचुअल फंड से थियरी जो है वो बुक्स पे किया हुआ रहता है अपना, जैसे ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज्ड एंडेड, उसके अलावा ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अब वो लोग बीकॉम लेवल पे तुल गए तो अलग बात है, जो कि न्यू सिलेबस पे तुलेंगे नहीं। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सब लेवल आता नहीं है न्यू सिलेबस पे, तो आई डोंट नो। तो इसलिए आई थिंक दोस्त कुड बी जस्ट लेफ्ट अवे कि जब म्यूचुअल फंड चैप्टर कर रहे हो तब हो गया, या फिर देखा जाएगा यार मन से। ठीक है, गिवन द इन्वायरमेंट ऑफ सच इंपॉर्टेंट थियरी। ठीक है, तो नेग्लिजिबल वैसा थियरी हैज टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं कॉपी में लिखा रहा हूँ वही आएगा, बट आई एम फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है ना। आरएम में थोड़ा बढ़िया से क्यों कर लिया, बिकॉज आरएम में गिना चुना 3-4 थियरी है और आने का स्कोप बहुत हाई है, तो हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आरटीपी में थियरी है, दैट इज, उस दिन बता रहा था क्या, कोलोकेशन। कोलोकेशन फिर से कल का न्यूज है। कोलोकेशन कल का न्यूज है। सेबी ने 1000 करोड़ का पेनल्टी लगाया है एनएससी पे। क्या होता है, न्यूज करंट रहने से क्या होता है, आपका रिटेंशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। सेबी ने 1000 करोड़ का पेनल्टी लगाया है एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1000 करोड़ का पेनल्टी फॉर दिस कोलोकेशन में जो स्कैम किया एनएससी ने। यस, एनएससी ने स्कैम किया है, समझ गए। उनके जो ऑफिसर्स थे, मेन ऑफिसर्स, उन्होंने गिने चुने क्या बोलते हैं ब्रोकरेज हाउसेस को या वेंडर्स को फास्टर एक्सेस दिया है अपने प्लेटफॉर्म का, और उसके कारण अनड्यू एडवांटेज हो गया इन टर्म्स ऑफ हिटिंग ट्रेड्स। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रह जाएगा। यानी ये क्या हुआ, तुम कोलोकेशन समझा देना और समझाने के बाद 1000 करोड़ का सेबी का पेनल्टी के बारे में लिख देना, तो तुम्हारा तो ग्रेट आंसर हो गया। ठीक है, तो कोलोकेशन का मतलब क्या, कोलोकेशन का मतलब हुआ कि जो एक्सचेंज है, एक मिनट मैं उसके बाद लिखा रहा हूं, पहले समझ लें। एक्सचेंज है तो एक्सचेंज का डायग्राम बना दें अपने। एक्सचेंज का डायग्राम बना के उसका एक साइड में एक सर्कल बना देंगे, वो हो गया उसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी या विसिनिटी। ओके, एक्सचेंज का उस क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर ब्रोकर्स हैं और वेंडर्स हैं, ब्रोकर्स और वेंडर्स हैं, तो उनको डेटा एक्सेस क्या मिलेगा, फास्टर। वो लीगल है, अलाउड है, पर उसके अंदर भी किसी को एडवांटेज किसी को डिसएडवांटेज दे रहे, वो इलीगल है। बिकॉज कोलोकेशन का तो चार्जेस है ना, तो मैं ब्रोकर हूं, मेरे को कोलोकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं बाहर हूं उसके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कोलोकेशन मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जिससे डेटा फीड जल्दी आए, डेटा फीड जल्दी आए। इट्स ऑल अबाउट डेटा फीड गेटिंग फास्टर। ठीक है ना, जस्ट 1 सेकेंड। आप लोग बना ही लो ना डायग्राम। एक्सचेंज देख लो, एक्सचेंज, एक्सचेंज और एक्सचेंज के बगल में एक सर्कल, एक्सचेंज के बगल में सर्कल, सर्कल के अंदर जो जगह है ना, सर्कल के अंदर बहुत सारा जगह है, उसमें आपने मार्क कर दिए छोटे छोटे बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस। वो बॉक्सेस क्या हो गए, ब्रोकर्स एंड वेंडर्स, डेटा वेंडर्स, ब्रोकर्स एंड वेंडर्स। ओके, ब्रोकर्स एंड वेंडर्स। ठीक है, तो कोलोकेशन का मतलब तो यही है, ब्रोकर्स एंड वेंडर्स जो लिखा आपने डैश, दे विल गेट डेटा फीड फास्टर, दे विल गेट डेटा फीड फास्टर, दे विल गेट डेटा फीड फास्टर, डेटा फीड फास्टर, इसको बोलते हैं कोलोकेशन। ये आर्बिट्राज में बहुत हेल्प करता है। लिखो, दिस स्पेशली हेल्प्स इन एल्गो ट्रेडिंग, this specially helps in algo trading, algo trading, algo trading। this specially helps in algo trading। अब algo trading पे अगर आ गया, अब आ गया मैं बोल रहा हूँ, इसका नहीं, अब एकदम बैठ के बैठ जाए, algo trading वर्ड आ गया, तो algo trading इज व्हाट, मशीन ओरिएंटेड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ह्यूमन ट्रेडिंग नहीं है, मशीन ओरिएंटेड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग को एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ओके, बिकॉज
एक एक सेकंड में मिलियंस ऑफ ट्रेड सौदा हिट हो रहा है, एक सेकंड में मिलियन सौदा हिट हो रहा है। अपने सौदा मारेंगे ना, वैसा मिलियन सौदा एक सेकंड में हिट हो रहा है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। ठीक है, तो एल्गो ट्रेडिंग में बहुत काम आता है, जहां मशीन्स लोग बैठे हैं, दे नीड डेटा फीड व्हाट फास्टर। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है अपना, रिसेंटली सेबी हैज इम्पोज्ड 1000 करोड़ पेनल्टी। ओके, मैं यस्टरडे नहीं लिखा है, बिकॉज एग्जाम जब देंगे तब तो रिसेंटली लिखेंगे ना। तो रिसेंटली सेबी हैज इम्पोज्ड 1000 करोड़ पेनल्टी ऑन एनएससी। सेबी हैज इम्पोज्ड 1000 करोड़ पेनल्टी ऑन NSE for violating co-location norms, for violating co-location norms, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटाइजेशन जो है, सिक्योरिटाइजेशन उसमें एक तो अपने को सिक्योरिटाइजेशन का डायग्राम हमेशा रेडी होना चाहिए। सिक्योरिटाइजेशन का डायग्राम की कोई भी क्वेश्चन सिक्योरिटाइजेशन का आया तो कम से कम डायग्राम अपने पास तैयार है, दैट शुड बी रेडी। तो इफ यू रिमेंबर सिक्योरिटाइजेशन में दे यूज्ड टू बी एन ओरिजिनेटर, मैं पूरा वर्ड लिख नहीं पाया, ये है ऑब्लाइजर, ऑब्लाइजर के नीचे ये है आरपीए, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विसर या एडमिनिस्ट्रेटर, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट। तो ये लोन दिया हुआ था, लोन दिया हुआ था ओरिजिनेटर द्वारा ऑब्लाइजर को। अपने क्लास में एग्जाम्पल था बेस्ट हाउसिंग लोन या ऑटोमोबाइल लोन्स। ठीक है, तो वो दिया हुआ था बहुत सारे ऑब्लाइजर्स को। ठीक है, तो वो जो लोन्स है वो ये सेल कर दिया, सेल टू एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल को लोन सेल कर दिया। तो अब ये उसके बुक्स के बैलेंस शीट से हट के इसके बैलेंस शीट में आ गया एसपीवी, और एसपीवी जो है उसके अगेंस्ट में इश्यू कर दिया सिक्योरिटीज टू व्हाट, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इश्यू कर दिया। ठीक है, तो जो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट है वो ऑब्लाइजर से ईएमआई कलेक्ट करेगा, ईएमआई, और ईएमआई कलेक्ट करके इन्वेस्टर्स को पास ऑन करेगा। रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट जो है वो ऑब्लाइजर से, जैसे तुम लोग सब हाउसिंग लोन ले रखा है, ऑटोमोबाइल लोन ले रखा है, तुम लोग तो ईएमआई देगा ना हर महीना, वो रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके जो सिक्योरिटी होल्डर्स है उनको पास ऑन करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी होल्डर्स पास ऑन करेगा। इसमें ऑब्वियसली एक ट्रस्टी भी है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट, यहां पे ट्रस्टी भी है, उसके अलावा यहां पे रेटिंग एजेंसी भी है, उसके अलावा यहां पे स्ट्रक्चरर भी है। स्ट्रक्चरर मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर, जिसने पूरा चीज स्ट्रक्चर किया। स्ट्रक्चरर इज द इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो क्वेश्चन आता है द पार्टीज टू सिक्योरिटाइजेशन, तो डायग्राम से ही हो गया। ये तीनों प्राइमरी पार्टीज है, सॉरी, ये तीनों प्राइमरी पार्टीज है। प्राइमरी ओरिजिनेटर, एसपीवी और इन्वेस्टर्स, और बाकी जो दिख रहा है आपको वो लोग सब सेकेंडरी पार्टीज है। इनफैक्ट ऑब्लाइजर का नाम पार्टीज में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑब्लाइजर का पार्टीज में लिखा हुआ है ट्रस्टी, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, रेटिंग एजेंसी, स्ट्रक्चरर, और एक होता है क्रेडिट एनहांसर।
क्रेडिट एनहांसर मतलब कोई गारंटी फारंटी देने वाला पर्सन जो गारंटी किया है कि भाई गड़बड़ हुआ तो हम 50 करोड़ मीट करेंगे. क्रेडिट एनहांसर, यू कैन थिंक ऑफ हिम एज अ गारंटर. क्रेडिट एनहांसर, गारंटर. तो सिक्योरिटाइजेशन का जो थियरी है वो तो इस ग्राफ के बिना हो ही नहीं सकता है प्रिपेयर्ड. ठीक है, द ग्राफ इज मैंडेटरी. जो क्वेश्चन आना बाकी है सिक्योरिटाइजेशन का, ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है, वो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज जो इश्यू होता है, तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज जो इश्यू होता है ये है एसेट पूल. एसेट पूल मतलब वो हाउसिंग लोन्स या क्रेडिट कार्ड लोन्स या ऑटो लोन्स. इससे कैश आ रहा है किसके पास? एसपीवी के पास. और अगर एसपीवी उसको पास ऑन कर दे रहा है तो सिक्योरिटी को बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स. पास थ्रू सर्टिफिकेट्स. पास थ्रू सर्टिफिकेट्स. ओके, तो एक तरह का सिक्योरिटी क्या हो गया? पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स. दूसरा तरह का सिक्योरिटी क्या हुआ? ये एसेट पूल है. ये एसेट पूल से कैश आ रहा है एसपीवी के पास और एसपीवी उसको अलग अलग ट्रांचेस को पास ऑन कर रहा है. ट्रांचेस, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. ये सीनियर, ये मेजनाइन और ये जूनियर. इसको बोलते हैं पीटीएस. पीटीएस वो था सर्टिफिकेट, ये सिक्योरिटीज. पर दोनों में से एक में वर्ड यूज्ड है पास थ्रू, एक में पे थ्रू. मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूं कि इसमें क्या वर्ड यूज्ड है. ओके, जिससे वो वर्ड यूज करने में अपने से रॉन्ग नहीं हो जाए. जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, ठीक था मेरा लैंग्वेज. पहला वाला था पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, ये वाला है पे थ्रू सिक्योरिटीज. ये पे थ्रू है. वो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स वो अलग अलग टाइप का नहीं होता है, ट्रांचेस नहीं होता है, एक ही टाइप का होता है. सबको आपको सीधा जो पैसा आएगा मिलेगा. और यहां पे स्लाइस होगा, पहले सीनियर को मिलेगा, फिर मेजनाइन को, फिर जूनियर को. ट्रांचिंग बोलते उसको, ट्रांचिंग. ओके, ट्रांचिंग. तो पे थ्रू सिक्योरिटीज में ट्रांचिंग है, पे थ्रू सिक्योरिटीज में. और तीसरा तरह का सिक्योरिटीज जो है वो है ये एसेट पूल है. ये एसेट पूल से कैश जनरेट हुआ एसपीवी को. और एसपीवी दो तरह का सिक्योरिटी इशू किया, एक इंटरेस्ट ओनली और एक प्रिंसिपल ओनली. एक इंटरेस्ट ओनली और एक प्रिंसिपल ओनली. इंटरेस्ट ओनली स्ट्रिप्स, STRIPS. प्रिंसिपल ओनली स्ट्रिप्स, IO स्ट्रिप्स, PO स्ट्रिप्ट. इसका नाम है स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज. क्या नाम है? स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज. स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी. स्ट्रिप्ट बिकॉज स्ट्रिप माने ओपन करना. तो आपने जो कैश फ्लोज उसको ओपन कर दिया इनटू इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट. तो स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज. IO का फुल फॉर्म इंटरेस्ट ओनली, PO का फुल फॉर्म प्रिंसिपल ओनली. द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस क्वेश्चन शैल बी वेरी पुअर. ठीक है, वो तो मैंने इजीली समझा दिया, वरना बुक पे जैसे लिखा वो समझ में आने वाला चीज नहीं है. ठीक है, 3 तरह का सिक्योरिटी इशू होता है, PTC, PTS और स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज. ठीक है, PTC, PTS और स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज. इनकेस आपको IOPO नहीं समझ में आ रहा है, अपने जो लोन लेते हैं हाउसिंग लोन और EMI देते हैं, वो EMI में प्रिंसिपल होता है कि ब्याज होता है? दोनों होता है. जब भी तुम लोग लोन अमाउंट बाय एन्युटी फैक्टर करते हैं वो तो इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. तो इंटरेस्ट वाला पोर्शन IO के पास जाता है और प्रिंसिपल वाला पोर्शन क्या? PO के पास. इसलिए 2 तरह का सिक्योरिटीज, IO सिक्योरिटीज, PO सिक्योरिटीज. ठीक है. इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन का स्टेटस
क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, एक मिनट डिस्कस करने से फिर। इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन का स्टेटस, बिकॉज सिक्योरिटाइज पहले क्या होता था ओल्ड सिलेबस में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटाइजेशन, तो इट वाज वेरी इजी, मेरा मन हम जो भी लिखेंगे। अभी क्या है, सिक्योरिटाइजेशन के अंदर घुस के कोई एंगल पूछेगा ना, तो बिकॉज ऑफ विच सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर वैसे तो 7-8 क्वेश्चन हैं, तो मैं उन क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूं जो जनरली निग्लेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो और जो आने का मतलब आया नहीं है क्या पता दे दे। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में सिक्योरिटाइजेशन पूछा तो पहला बात डिस्कस हो रहा है, पहले फिर बैठा लेते हैं आंसर को। इंडिया में पहले ऑटो लोन का सिक्योरिटाइजेशन चालू हुआ। किसका? ऑटो लोन। ऑफ कोर्स आज के दिन हाउसिंग फाइनेंस ये सब का भी होता है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स का भी होता है। सिटी बैंक पहला कंपनी था जिसने सिक्योरिटाइजेशन का ट्रांजैक्शन किया इंडिया में, सिटी बैंक। उसके बाद HDFC बैंक, ICICI बैंक, सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए सिक्योरिटाइजेशन मार्केट में। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सरफेसी का सिक्योरिटाइजेशन, बढ़िया बात है। ठीक है ना, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो सरफेसी एक्ट में सिक्योरिटाइजेशन वर्ड आता है, तो सरफेसी एक्ट डाला गया। ठीक है, जिससे फोरक्लोजर वगैरह थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो और अगर सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स है उससे ठीक से रिकवरी हो जाए, वो डूबे नहीं। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट के बारे में लिखने का बनता है। फिर भी इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी का लोचा है। ठीक है, लीगल नॉर्म्स ठीक नहीं है, क्लियर नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन कोई क्या करता है कोई क्या करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग भी क्लियर नहीं है कि अल्टीमेटली सिक्योरिटाइज्ड एसेट किसके बुक्स पे आएगा, ओरिजिनेटर के बुक्स पे कि SPV के बुक्स पे, वो डिपेंड करता है विथ रिकॉर्ड से कि विदाउट रिकॉर्ड से। अगर विथ रिकॉर्ड से मतलब अगर गड़बड़ हुआ तो इन्वेस्टर्स लोग ओरिजिनेटर से पैसा मांग सकता है, तो ओरिजिनेटर के बुक्स पे आएगा। अगर विदाउट रिकॉर्ड से तो किसके बुक्स पे आएगा? SPV के बुक्स पे आएगा। ऑफकोर्स मैं फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम रिवाइजिंग ना, आई एम नॉट गोइंग वेरी स्लो। तो इन दैट केस वैसे याद करें तो प्रॉब्लम्स याद करेंगे इंडिया में क्या क्या है, तो अपने सब्जेक्ट्स क्या क्या है सिलेबस में। अकाउंट्स, तो अकाउंट का प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या? टैक्स का प्रॉब्लम है। उसके अलावा लीगल प्रॉब्लम है। उसके अलावा SFM, तो क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वैसा कुछ लिख रखा है, फाइनेंशियल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, स्टैम्प ड्यूटी का प्रॉब्लम है। तो ये सारा प्रॉब्लम है सिक्योरिटाइजेशन में इंडिया में। ठीक है, तो आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारा लिखना पड़ेगा। उसके अलावा सेबी ने FPIs का फुल फॉर्म, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं, इवन अनलिस्टेड सिक्योरिटाइज पेपर में कुछ हद तक इन्वेस्ट करने का परमिशन दे दिया टू बूस्ट अप द सिक्योरिटाइजेशन मार्केट। ठीक है, ये सारा उसके अंदर है। तो बुलेट वाइज देखें कुछ कुछ जैसे याद रह जाएगा। फर्स्ट बुलेट, सिटी बैंक डैश ऑटो लोन, सिटी बैंक डैश ऑटो लोन सिक्योरिटाइजेशन dash other banks jumped in, dash other banks jumped in, other banks jumped in, other banks jumped in. Next bullet, Sarfazi Act, next bullet, SEBI permitting FPIs, SEBI permitting FPIs to invest in securitized paper. FPIs to invest in securitized paper. Securitized paper. Next bullet, problems dash stamp duty. उसके बाद सब्जेक्ट चालू हो गया अपना अकाउंटिंग, टैक्स। SFM से रिलेटेड क्या है? SFM से रिलेटेड है लेस डेवलप्ड डेट मार्केट। लेस डेवलप्ड डेट मार्केट, इंडिया में डेट मार्केट डेवलप्ड नहीं है ना, वो तो SFM वाला एरिया हो गया। डेट मार्केट, लेस डेवलप्ड डेट मार्केट, कॉमा, और कौन सा सब्जेक्ट छूट गया? लीगल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ठीक है, तो ये इंडिया वाला हो गया। ठीक है, आपको एक बार चैप्टर में जाके एक बार नोट्स वापस देखना पड़ेगा जो क्लास में कराया हुआ है। ठीक है, यू हैव टू सी, बट अदरवाइज एक हेल्प मिल गया। चल सिक्योरिटाइजेशन खोलेंगे, कॉन्सेप्ट भी ध्यान आ गया वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट एरिया जो था वो था MSME से बहुत ही कम थियरी क्वेश्चन बनता है, इसलिए जानबूझ के मैं MSME को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। MSME से बहुत ही कम थियरी क्वेश्चन बनता है।
जो मेन थियरी क्वेश्चन बनता है, जो मेरे को लगता है आएगा या आ सकता है, वो है एमएसएमई को पैसा क्यों चाहिए, उनके फंडिंग के बारे में लिख देना। फंडिंग, एमएसएमई फंडिंग। तो तुम बिजनेस करोगे, तुमको पैसा क्यों चाहिए? प्लांट वगैरह के लिए लॉन्ग टर्म, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, ठीक है। उसके अलावा वेंचर कैपिटल, कुछ स्टार्टअप कर रहा होगा तुम, उसके लिए चाहिए पैसा तुमको, ठीक है। तो यू नीड फंड्स फॉर ऑल दिस। तो इन दैट केस पूछता है पैसा क्यों चाहिए, ऑब्वियस है, या तो लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन, या अपने को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए, या वेंचर कैपिटल चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल दोनों मिला के उसको कंपोजिट लोन बोलते हैं। कौन सा लोन? कंपोजिट। कौन पैसा देते हैं? ऑब्वियसली बैंक्स देते हैं। अगर बैंक्स का नाम बोलना है आपने, हो क्या? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल बैंक्स, हिना तेना। उसके अलावा सिडबी पैसा देता है। कौन? सिडबी। उसके अलावा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पैसा देता है, आजकल एनबीएफसी वगैरह ही पैसा देता है, ठीक है। तो कौन पैसा देता है? सो इजी यार, इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेंचर कैपिटल फंडिंग भी रेज किया जा सकता है। पैसा अगर अपने बैंक से लोन चाहते हैं तो बैंक के पास क्या अप्लाई करना पड़ता है लोन के लिए? क्या चीज के साथ? सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ, कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, पास ट्रैक रिकॉर्ड। तो फालतू का आंसर लिख रखा है उसके अंदर। क्या क्या डॉक्यूमेंट बैंक को देना पड़ता है लोन के लिए? सोचो, मैंने वो लिख रखा है आंसर के अंदर। तो ये सब क्या प्रिपेयर करेगा? ये तो ऑब्वियस है। तुमको तो केवल दिशा आना चाहिए, ये क्या क्या अंडरस्टैंड बका है उसके अंदर, ठीक है। पर एमएसएमई का आएगा तो पहले 2-3 लाइन एमएसएमई का रिस्पेक्ट में लिख ही देना। क्लास चालू हुआ था मेरा थियरी का, अपने इज्जत पे इज्जत दिए थे। एमएसएमई तुम ही तो हो, तुम ही जीडीपी, तुम ही एम्प्लॉयमेंट, तुम ही प्रोडक्शन, ठीक है। तुम ही कंट्री में डिस्पर्स्ड हो, तुम ही नेक्स्ट सूत्रधार ग्रोथ के, ठीक है। जाहिर है तुमको फंडिंग नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तुमको टैक्स इंसेंटिव मिले, एसईजेड में जगह मिले, ये मिले, वो मिले, समझ गया। तो एमएसएमई का थियरी में कुछ टेक्निकलिटी नहीं है। माने होता है ना आदमी लास्ट पे क्या वो प्रिपेयर नहीं किया, नहीं होना चाहिए ऐसा। वन लुक एंड यू आर थ्रू। खासकर मेरा जो नोट्स था वो 2 टाइप का नोट था। एक था मैंने अपना लिखाया था और एक था जो इंस्टीट्यूट का था। तो जो मेरा वाला पार्ट था ना वो काफी बढ़िया से पिकअप था कि जिससे आप पॉइंट्स वही है और पिकअप बढ़िया से हो सकता है। तो एमएसएमई में फंडिंग का आएगा क्वेश्चन, फंडिंग का एमएसएमई, ठीक है। तो एमएसएमई का थोड़ा सा इज्जत देने के बाद उसके बाद एमएसएमई जो है उसको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, वेंचर कैपिटल फंडिंग चाहिए। कहाँ से आएगा? बैंक से आएगा, सिडबी से आएगा, एसएफसी से आएगा, एनबीएफसी से आएगा, डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा वगैरह वगैरह उसको, ठीक है। फिर एमएसएमई को टैक्स इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, एसईजेड में जगह मिलता है वगैरह वगैरह, ठीक है। मैंने जो अपना आंसर्स लिखाया था वो इसी तरह डैश डैश देके था, मेरा जो खुद का नोट्स था। इंस्टीट्यूट का थोड़ा फॉर्मल था बट दैट्स डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। मेरे में ऐसे डैश डैश देके ही था, ठीक है। तो एमएसएमई, उसके अलावा आई डोंट थिंक पूछेगा बट अदरवाइज ये भी किया हुआ है कि एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम का। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम में एक तो था मैन्युफैक्चरिंग और एक था सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग में जो प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पे था, ठीक है, शायद 25 लाख और 5 करोड़ 10 करोड़ का था, वो आपको देखना पड़ेगा, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर। और जो सर्विसेज में था इक्विपमेंट के बेसिस पे था, जैसे हम लोग भी तो इक्विपमेंट यूज करें, ये लैपटॉप, ये प्रोजेक्टर वगैरह, तो उसमें भी था 10 लाख और शायद 2 करोड़ और 5 करोड़। माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो एक बार वो तो वन शॉट दिखना पड़ता है ना, झलक, ये क्या स्लैब है। उस दिन देखिए सुबह, आपको ध्यान है कि भाई अगर पूछ लिया मेरे से माइक्रो स्मॉल मीडियम का डेफिनेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, सर्विसेज का अलग है, ठीक है। तो एमएसएमई का लिस्टिंग के ऊपर था, बीएसई ये सब का तो आजकल लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना एमएसएमई के लिए, ठीक है, जिसमें सारा कच्चा पक्का काम होता है, ठीक है। तो वो जो लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंदर 25 करोड़ से कमती का शेयर कैपिटल होना चाहिए। 25 करोड़ से कमती का भी 25 करोड़ तो उस दिन सुबह दिखना पड़ेगा भाई तुमको। लिस्टिंग में लॉट 1 लाख का लॉट होता है, 1 लाख का लॉट, अंडर राइटिंग 100% मैंडेटरी है, 100% मैंडेटरी। 2 साल तक अगर वहां लिस्टेड है, ट्रेडिंग चल रहा है, तो जाके अपने बीएसई में अपने को मेन प्लेटफॉर्म में लिस्टिंग का स्कोप मिल जाता है, ठीक है। तो लिस्टिंग से क्या फायदा होता है? इज्जत बढ़ता है, यस। पैसा आता है, यस। लिक्विडिटी बढ़ता है, यस। वेंचर कैपिटल वाले भी पैसा दे सकता है, एग्जिट ऑप्शन खुल जाता है। तो वो लिखा हुआ वहां पे आंसर्स में कि क्या क्या बेनिफिट्स है एमएसएमई के लिस्टिंग का। कैपिटल रेज कर पा रहा है, ग्रोथ अचीव कर पा रहा है, ठीक है, एग्जिट ऑप्शन मिल गया, वेंचर कैपिटल भी इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, एस्टीम बढ़ गया, प्रेस्टीज बढ़ गया, ब्रांड बढ़ गया, हिना तेना लिख रखा है। वन हैज टू लुक एट द पॉइंट्स वंस। तो सारा मैं लिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, प्लीज, ठीक है। तो अगर मैं कुछ कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस है वो बोल रहा हूँ कि आप अभी सुने,
एक बार आप अगर आज का दिन, आज अभी ये खत्म होने के बाद तो बस वो 1 आवर 20 मिनट्स का वो सेशन हो जाएगा, जो अपना इक्विटी डीडीएम बाकी है 13 सेशन, और उसके बाद तो आप एक बार आज अगर दे दो आज थियरी में, तो एक बार एसएफएम का थियरी तुमको याद रहेगा यार, उस दिन करके किया हुआ है, साइड किया हुआ है, उसके बाद सीधा उस दिन खोल सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो एमएसएमई इज अ गुड थियरी का स्कोप, इजी थियरी, ठीक है। सबसे मेन थियरी हमको जो लगता है आ सकता है वो है एमएसएमई का फंडिंग, उसके अलावा लिस्टिंग, उसके अलावा एमएसएमई तुम कौन हो, ठीक है। तो एक हो गया फंडिंग, एक हो गया लिस्टिंग, और एक हो गया एमएसएमई का कैटेगराइजेशन। फंडिंग, लिस्टिंग, कैटेगराइजेशन। एमएसएमई एक्ट था, एमएसएमई एमईडी 2006, वो भी तुम लोग के लॉ में है क्या? नहीं है ना, अच्छा है, ठीक है, कुछ तो छोड़ा, ठीक है, ओके। तो एमएसएमई का वो थियरी था, इजी क्लास में भी अपने बहुत जल्दी किए थे, मतलब परहैप्स हाफ एन आवर में सल्टा दिए थे व्हेन वी डिड इट इन क्लास एमएसएमई का। तो थियरी किसका किसका इजी है? आरएम का इजी है, एमएसएमई का इजी है। सिक्योरिटाइजेशन का थोड़ा बड़ा है, मानना पड़ेगा, इट्स अ बिग स्ट्रेच्ड। कोई चीज इंटरेस्टिंग है, दैट डज नॉट मीन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इनटू इट। कि इस्लामिक फाइनेंस बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आता है, मजा को कंट्रोल करें, ठीक है। तो कि इस्लामिक फाइनेंस से क्या पूछेगा वो इंपॉर्टेंट है, और फिर आगे बढ़े सीधा उसको, मारे 2 मिनट 5 मिनट से ऊपर देने का होता नहीं उसमें। इस्लामिक फाइनेंस में वो कॉन्ट्रास्ट पूछेगा, पूछ भी चुका है एक बार, तो मेरे को तो आने का स्कोप कमती लगता है। ट्रेडिशनल फाइनेंस और इस्लामिक फाइनेंस में कॉन्ट्रास्ट पूछेगा, वो एक टेबल बनाया हुआ है अपने बुक में, उसी से लिखा जाता है, बिकॉज वही वो लोग को पसंद आएगा, ठीक है। तो एक तो उसका फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क इस्लामिक फाइनेंस जो है वो क्या बोलते हैं, एथिकल फ्रेमवर्क पे बिल्ट है, एथिकल फ्रेमवर्क पे, और प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। और ये जो अपना ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो सब ये सब नहीं मानते हैं, एथिकल फ्रेमवर्क एंड ऑल दैट, ठीक है। इस्लामिक फाइनेंस में उसके अलावा एक्चुअली 4 चीज याद करना चाहिए इस्लामिक फाइनेंस में, क्या क्या चीज का प्रोहिबिशन है। थियरी कंप्लीट हो गया, 4 चीज का प्रोहिबिशन, एक तो रिबा, एक घरार, एक मसीर, और एक अल्कोहल वगैरह, 4 चीज का है। प्रोहिबिशन ऑफ रिबा माने इंटरेस्ट, वो याद रहता है स्टूडेंट को। प्रोहिबिशन ऑफ घरार माने अनसर्टेनिटी, घरार माने अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी इसलिए डेरिवेटिव, सॉरी इंश्योरेंस अलाउड नहीं है। क्या नहीं अलाउड है? इंश्योरेंस अलाउड नहीं है इस्लामिक फाइनेंस में। प्रोहिबिशन ऑफ अनसर्टेनिटी, घरार। प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग इज मिसिर, गैम्बलिंग इज मिसिर, स्पेलिंग दिखना पड़ेगा वहां पे, उसको भी कौन सा आता होगा, मिसिर। प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग माने मिसिर। अरे 4 प्रोहिबिशन याद कर रहा है, तुम्हारा आंसर बन गया। इस्लामिक फाइनेंस में ज्ञान के अलावा 4 तो प्रोहिबिशन याद करना है। क्या? प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ घरार, घरार माने अनसर्टेनिटी, इसलिए वो लोग इंश्योरेंस को नहीं मानते। फिर प्रोहिबिशन ऑफ क्या? मिसिर, मिसिर माने क्या? गैम्बलिंग, प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग। तो डेरिवेटिव्स अलाउड नहीं है उसमें, कॉलपुट अलाउड नहीं है, ठीक है। कितना इजी सिलेबस है वो लोग का, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ नेगेटिव प्रोडक्ट्स, मतलब अल्कोहल, आर्मामेंट्स, पॉक, ये सब, ठीक है। तो अल्कोहल वगैरह प्रोहिबिटेड है, गैम्बलिंग, अल्कोहल, ठीक है। तो 4 चीज का प्रोहिबिशन तुमको याद है, तो मोरलेस इस्लामिक फाइनेंस का थियरी प्रिपेयर्ड है। उसके बाद तो एक्स्ट्रा ज्ञान का वो होना चाहिए स्कोप, कि भाई इसको रिबा को हराम मानते हैं, तुमने और प्रिपेयर किया है तो इट्स कंसिडर्ड टू बी एन इविल वगैरह। तो इस्लामिक फाइनेंस का इजी थियरी होगा ये वाला पार्ट, कि अगर आप ये 4 प्रोहिबिशन लिख पाओ तो टुगेदर विद वो वर्ड शारिया कंप्लाइंट फाइनेंस इज कॉल्ड इस्लामिक फाइनेंस, बिकॉज चालू तो करोगे ना कुछ लिखना, शारिया कंप्लाइंट फाइनेंस, ठीक है। तो इज कॉल्ड इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस में डिफिकल्ट थियरी आया तो इस्लामिक प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगा। किसके ऊपर? इस्लामिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। उन सब में मैंने ज्यादातर डायग्राम से दिखाया था, डायग्राम से, और उसमें एक टाइम पास चीज बोला था कैसे लिखना, कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, फ्रेम बाय सॉरी अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, इस्लामिक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स फ्रेम्ड बाय द पाकिस्तान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। तो मुदरअब्बा रेफर्स टू, मुदरअब्बा रेफर्स टू, वो मेरा बढ़िया से टोन में लिखाया हुआ है अकॉर्डिंग टू, तो 3 लाइनें बहुत इज्जत आया था, लगता है वापरे क्या लिख रहे हैं, समझा। तो इन दैट केस आपको हल्का ही पता है ना, तो द 3 लाइन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इज्जत। तो प्रोडक्ट्स के लिए वो डायलॉग जो था अपना, ठीक है, कि पाकिस्तान का जहां पे बात, और पाकिस्तानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अनुसार मुदरअब्बा इज दिस,
ठीक है। तो अलग अलग प्रोडक्ट था इसके अंदर। प्रोडक्ट में देखो बेसिकली क्या था, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसमें हम बैंक के पास गए, बैंक को बोले बैंक मेरे को पैसा दे बिजनेस के लिए, बैंक मेरे को पैसा दे बिजनेस के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट हम लोग दोनों सहे एंजॉय करेंगे, मैं भी और बैंक भी, पर बिजनेस का लॉस केवल बैंक सहेगा। सोचो कौन सा दुनिया आ गया है। ओके, प्रॉफिट होगा तो दोनों लेगा और लॉस कौन सहेगा, बैंक वाला। ठीक है। तो ये वेंचर कैपिटल नाम दिए थे इसको, क्या वेंचर कैपिटल, मुदरब या मुशर्रफ का जो भी था ये। उसके अलावा एक था प्रॉफिट दोनों सहेंगे, लॉस दोनों सहेंगे पर अलग रेशियो में, लॉस दोनों सहेंगे पर अलग रेशियो। मैंने अल्टीमेटली ये लोग को बैंक का मारना है, क्योंकि एक बार एकदम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बैंक का। ठीक है। तो एक तो था प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस बियरिंग, और एक था प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। नाम मे नॉट, सपोज आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर राइट नाउ, बट दैट्स नॉट द पोटेंशियल। द पोटेंशियल के लिए अगर आपको क्रक्स पता है तो आपको याद है, ओ यार इसका नाम देखना है, इसका नाम देखना है अपने को। एक था एसेट सिक्योरिटाइजेशन, अभी जो सिक्योरिटाइजेशन किए वो एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये मेरे को याद है सुकुक, क्या था सुकुक, सिक्योरिटाइजेशन इज सुकुक ओवर देयर। ठीक है, कि बैंक के पास गए लोन के लिए, बैंक बोला भाई इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो बैंक बोला ठीक है एक काम करते हैं, अपने क्या बोलते हैं सुकुक इशू करते हैं। ओके, सुकुक इशू करते हैं, और वो भी इशू करते हैं वो लोग IFC में। कहाँ इशू करते हैं? IFC में, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, ओके, पनामा बहामास वगैरह में इशू करते हैं वो लोग सुकुक। तो सुकुक होल्डर्स पैसा देते हैं, उससे फाइनेंस होता है। तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन वाज सुकुक। ठीक है। तो फिर एक था लीजिंग, इस्तिस्ना, क्या था इस्तिस्ना, लीजिंग, लीज पे लिए उसको इस्तिस्ना बोलते हैं। वहां पे डायलॉग था कि मजदूर का पसीना छूटने से पहले मजदूर का मजदूरी मिल जाना चाहिए। ओके, वो सब था। तो मजा बहुत आया था शुरू में जब स्टार्ट किया था ना थियरी, उसके बाद डिप्रिशिएट होता गया था मजा जब आगे चीज में जाते गए। तो इस्लामिक प्रोडक्ट्स जो है वो एक झलक देख सकते हैं मेरे वाले नोट्स से, बिकॉज मेरे वाले नोट्स पे डायग्राम के साथ और इजी लैंग्वेज में लिखाया हुआ है। समझ गया? तो इस्लामिक फाइनेंस में केवल 2 ही क्वेश्चन बनता है, एक तो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, तो 4 पॉइंट्स है प्रोहिबिशन का। प्रोहिबिशन किसका किसका? रिबा, घरार, मिसीर और अल्कोहल वगैरह। खत्म बात, यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, डोंट टेक अ टेंशन अबाउट इट। और ये जो प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ गया तो वो 3 लाइन जरूर देख लेना जो लिखाया हुआ है बुक में, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर। ठीक है, जिससे कि टन जाएगा वो। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, क्या इंटरनेशनल लिखते जाओ बस, जो कर इस्लामिक फाइनेंस जैसे हमने कर ली है, MSME कर ली, उसके अंदर नहीं लिखा है तो क्या हुआ? ठीक है, तो MSME कर ली, इस्लामिक फाइनेंस कर ली है। उसके बाद था अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है उस केस पे अपने पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स डिस्कस किए थे। आंसर में मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं है पनामा और पैराडाइज पेपर्स, बिकॉज वो टैक्स हेवंस जहां पे द लाइक्स ऑफ ये कौन था, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उसका नाम आया ही था। इवन अमिताभ बच्चन का नाम आया था। ठीक है, ऑफ ट्राइंग टू सेव टैक्सेस ओवर देयर, तो उनका बात किए थे। खैर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में वो तो इंटरेस्टिंग पार्ट था जिसमें मजा आ गया था तुम लोग को, पर मार्क्स जो है ना, मजा नहीं, मार्क्स वो था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का कंस्टिट्यूएंट्स। क्या था? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ IFC। तो पहले तो मैंने IFC को डिफाइन किया था, बुक में डिफाइन किया था, या लिखा रहा नहीं हो कि IFC इज अ प्लेस, IFC इज अ सेंटर है ना, इट्स अ प्लेस वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, financial institutions from all across the globe have assembled to provide financial intermediation of an international level. एक जगह है जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैव असेंबल्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ व्हाट लेवल? इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो अगर इंटरनेशनल लेवल का एहसास नहीं हो रहा है तो एहसास लाओ। आपने जो बैंक्स लोग से डील करते हैं ना, आए दिन हम लोग का सर्वर डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, नहीं गलती हो गया आपका एंट्री होता है ना बैंक्स में। इंटरनेशनल लेवल तो इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस ये प्रोडक्ट है नहीं, वो प्रोडक्ट है नहीं। ठीक है, दुनिया भर का सारा प्रोडक्ट जो बोलो वो पॉसिबल है एट द IFC। खैर, इसका भी मार्क्स नहीं है, पर ये लिखो तो बढ़िया शुरू में। ओके, यहां बुक में डिफाइन किया हुआ मेरा अपने लैंग्वेज में। IFC का कंस्टिट्यूएंट्स IFC वो सेंटर कैसा होना चाहिए? उसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन होना चाहिए, एयरपोर्ट वगैरह से कनेक्टेड, क्वालिटी ऑफ लाइफ सॉलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बात हुआ था, अपने अपने बारे में सोचो, हम लोग का यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉल्यूशन सब सह रहे हैं, वो लोग नहीं सहेंगे, वो लोग बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोग। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो था स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, डिस्टर्बेंसेस नहीं,
ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट शुड बी गुड, और क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी गुड, और क्या बोला, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, और क्या था, क्या बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। वो सब 6-7 पॉइंट्स, एकदम इजी आंसर है, उसमें पॉइंट्स पे मार्क्स देगा वो तुमको, और पॉइंट्स ऐसा है ना कि अंदर का तुमको प्रिपेयर ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द इनसाइड ऑफ इट एट ऑल। दैट वाज IFC, दैट यूज्ड टू बी द फर्स्ट चैप्टर, IFC, ठीक है ना। अब स्टार्टअप, VC और प्राइवेट इक्विटी के बारे में, स्टार्टअप, VC एंड प्राइवेट इक्विटी के बारे में अलग अलग क्वेश्चन से बहुत सारे बनते हैं, पर इजी है। स्टार्टअप में, स्टार्टअप का फंडिंग पैसा कहां से उठाएगा, ओके, पैसा कहां से उठाएगा, पहले ये क्वेश्चन आता है। तो पैसा कहां से उठाएगा, उसका सबसे मेन तरीका है बूटस्ट्रैपिंग। क्या है, बूटस्ट्रैपिंग। उसके अलावा है एंजल इन्वेस्टर, उसके अलावा VC, यानी फंडिंग का 3 आंसर है, क्या, बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर्स और क्या, VC। इट्स सो इजी, अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे एरो टान के, फंडिंग कहां से होगा, 3 जगह से, बूटस्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर्स और क्या, VC। 3 हुआ। बूटस्ट्रैपिंग के अंदर 3 है, बूटस्ट्रैपिंग के अंदर 3 है, बिकॉज बहुत ज्यादा चांस है केवल बूटस्ट्रैपिंग से थियरी पूछ लेगा और तुम लिख के आ जाएगा बड़ा वाला फैक्टर बाई छोटा वाला फैक्टर -1। ओके, यहाँ का बूटस्ट्रैपिंग पूछ रहा है, बिकॉज सिलेबस में 3 बार बूटस्ट्रैपिंग है, एक बार बॉन्ड में है, एक बार मर्जर में है, और एक बार इधर में है। ये इधर का बूटस्ट्रैपिंग पूछ रहा है। तो जो बूटस्ट्रैपिंग इधर था वो था, पहले सुन ले, अपने घर से पैसा लाना, वही स्टार्टअप तुम कर, तुम तो पैसा ला पहले, ठीक है, या जो स्टार्टअप, जैसे कोई स्टार्टअप है उसका वो चल रहा हो ना, वो कमा रहा हो ऑलरेडी, उससे पैसा आना, तो उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ये तो डेफिनेशन दिया हुआ है, घर से पैसा लाना और ऑपरेटिंग रेवेन्यूज लाना, पर अंदर में 3 है। 3 क्या है, एक है लीजिंग, एक है फैक्टरिंग और एक है ट्रेड क्रेडिट। तीनों एक तरह से हो गया ओल्ड सिलेबस SFM का। लीजिंग चैप्टर वहां पे था, फैक्टरिंग था और ट्रेड क्रेडिट, समझे। ट्रेड क्रेडिट मेरे सप्लायर को बोलना, भाई तो 6 महीना बाद पैसा ले ले। लीजिंग माने मशीन खरीदेंगे नहीं, भाड़े पे लेंगे। फैक्टरिंग माने जो रिसीवेबल्स है ना, रिसीवेबल्स, डेटर्स अपना, वो डेटर्स को, फैक्टर को बेच के पैसा ले लेंगे। इट्स वेरी इजी टू राइट। अंदर में क्या प्रिपेयर करोगे इसमें, तो बूटस्ट्रैपिंग का थियरी प्रिपेयर्ड है सपोज, ठीक है ना। और वेंचर कैपिटल का अलग से डिस्कस करने वाले हैं अपने। और क्या था लास्ट वाला, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर अपना फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा रेज करना। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में और भी वर्ड लिख रखा है ये लोग, पर मेरे ख्याल से वो सब पार्ट से आएगा नहीं, आपको पता है तो लिख सकते हो। क्राउड फंडिंग, क्या फंडिंग, क्राउड फंडिंग, सोशल मीडिया से क्राउड फंडिंग या पीयर टू पीयर लेंडिंग। ग्रुप बना रहते हैं अपने, कैलकाटा में तो ग्रुप्स फेमस है ना, ये संस्था और ये संस्था, बीकानेर संस्था, ये सारा होता है ना, तो वो लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहते हो। ये अपना ये संस्था है, चुरू के सारे लोग हैं, तो इन दैट केस ओ तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है कि हम लोग सब फंड करेंगे, ठीक है, तो वो सब तो पीयर टू पीयर लेंडिंग हो सकता है। आई थिंक समझ गए मैं जो बोल रहा था, हाँ। सो ये हुआ फंडिंग वाला पार्ट स्टार्टअप में। स्टार्टअप में सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या देता है, 1 मिनट, जस्ट लेट मी सी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोलने जा रहा हूं। VC का प्रोसेस, वेंचर कैपिटल प्रोसेस, वेंचर कैपिटल प्रोसेस। तो मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूं, मैं वेंचर कैपिटलिस्ट हूं, फंड हूं। ये लोग जो इधर बैठे हैं, ये लोग कुछ CA फर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, ये CA फर्म्स वगैरह हैं या कुछ एजेंट्स होंगे, ठीक है। तो और आप लोग सब पोटेंशियल स्टार्टअप्स हो, आप लोग सब पोटेंशियल स्टार्टअप्स हो। वेरी इजी टू इमेजिन दिस वे, आई एम द वेंचर कैपिटल फंड, दीज आर सम CA फर्म्स और सम सब्सिडरीज और एजेंट्स वगैरह, एंड यू ऑल आर पोटेंशियल स्टार्टअप्स विद आइडियाज। अलग अलग आइडिया लोगों के पास है। उस समय अपने बहुत मजाक उड़ाए थे आइडियाज का, ठीक है। तो एक था बाथरूम वाला आइडिया पूरे कैलकाटा में, ठीक है, काश वो वैन चले,
और जिसमें बस फ़ोन आ जाए और उसके बाद तुम्हारे बगल में आ जाएगा और तुम बाथरूम कर लो, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा आइडियाज़ होता है, कोई मजाक का बात नहीं है, यू नेवर नो जिस चीज़ का जरूरत है उस चीज़ का रिएक्शन हो सकता है। तो व्हाटएवर, तो आई वाज सेइंग दैट अब अपने सोच थोड़ी सकते थे जोमेटो वगैरह का, आज सोचते हैं हाँ ठीक ही तो है यार, एट एवरी मोमेंट जो है ऑर्डर जा रहा, और आईपीएल के टाइम पे तो भर भर के क्या क्या ऑफर है, ठीक है। तो और इनको भी क्या है, इनको क्या है, प्रॉफिट तो कमाना ही नहीं है, इनको केवल एक ही चीज है, नंबर्स, केवल दिखा रहे हैं नंबर्स 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 नंबर्स। मतलब मिलियन पीपल आर यूजिंग जोमेटो या वट एवर इट इज, एंड देन दे कैन जनरेट फंडिंग, एंड देन परहैप्स कोई ना कोई फ्यूचर पे कमाएगा। सो वट एवर इट इज। तो पहला बात तो मैं वेंचर कैपिटल फंड हूं। मैंने तुम लोग को ये जो सीएस फर्म्स है ना, उन लोग को बोल रखा है कि यार आई एम लुकिंग आउट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिनटेक इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? फिनटेक। मैंने एक एग्जांपल दिया, विच यूज फाइनेंस, मैंने टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फाइनेंस में, ठीक है। मेरे को फिनटेक में इन्वेस्ट करना है, तुम लोग को बोल दिया, और मेरे को लगाना है 200 करोड़ रुपया, अमाउंट भी बता दिया 200 करोड़ के रेंज में, एट द स्टार्टअप फेज। कौन सा फेज? स्टार्टअप। इससे बहुत सारा थियरी बन रहा है, एक सीड स्टेज होता है, एक स्टार्टअप होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड। ये एक अलग थियरी है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वी सीड। सो इजी टू रिमेंबर। सीड पहले तो बीज बोएगा, फिर स्टार्टअप, और फिर क्या, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। याद करो तो इजी है ना, सीड, फिर क्या, स्टार्टअप, फिर क्या, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। वेरी इजी टू रिमेंबर। तो मैं तुमको बताऊंगा ना भाई, मैं कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाह रहा हूं, और किस स्टेज पे पैसा लगाना चाह रहा हूं, और कितना लगाना चाह रहा हूं। समझ गए? मैंने तुमको बता के रखा है। खोज ना भाई, ते अपना खोज, तेरे लिंक से क्या क्या है। तो तुम लोग अपने लिंक से खोज रहे, तो तुम लोग को पता है ना कि ये इसके लिए ऐसा खोजना है, ठीक है। तो तुमने खोजा, तुमने बताया, तो खोजा जब तुमने, तो इन दैट केस उसका एक क्या बोलते हैं, पिच प्रेजेंटेशन हुआ। क्या होगा? पिच प्रेजेंटेशन। पिच, क्रिकेट खेलने वाला है तो पिच दिखाओ अपना। तो पिच प्रेजेंटेशन में भाई बताएगा ना कि वो कौन है, क्या उसका आइडिया है, क्या बिजनेस मॉडल है, प्रमोटर्स कौन है, क्या एग्जिट प्लान है, ठीक है, वो बताएगा। तो इन दैट केस पिच प्रेजेंटेशन। पिच प्रेजेंटेशन के बाद सेकंड हो गया अपना इनिशियल स्क्रीनिंग। मैंने प्राइमा फेशिया एनालिसिस की, क्या मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर, प्राइमा फेशिया के बाद ड्यू डिलिजेंस, जोर का एनालिसिस, लीगल सारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो भी क्लेम किया है वो सही है क्या, वगैरह वगैरह। ड्यू डिलिजेंस के बाद डील स्ट्रक्चरिंग, हम कितना पैसा देंगे, किस फॉर्म में देंगे, इक्विटी या डेट, किस स्टेजेस पे देंगे, अभी देंगे पूरा या कैसे कैसे देंगे माइलस्टोन अचीव होने पे, और हम आपके कंपनी में क्या क्या कंट्रोल राइट्स लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिस्सा लेंगे, ये कंट्रोल वो कंट्रोल। डील स्ट्रक्चरिंग के बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अपने मॉनिटर करते रहेंगे, एडवाइस करते रहेंगे टू मेक इट अ सक्सेस, और उसके बाद जाके एग्जिट। मैंने जो बोला ना वो प्रोसेस बहुत लॉजिकल है, जिससे पॉइंट्स याद रह जाते हैं। पहले आप डील जनरेशन, तुम लोग बताए ये डील जनरेट, पिच प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्या हो गया इनिशियल स्क्रीनिंग, उसके बाद क्या हो गया ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद क्या हो गया डील स्ट्रक्चरिंग, कितना पैसा लगाएगा कैसे कैसे, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उसके बाद क्या, एग्जिट। समझ गया? तो ये वेंचर कैपिटल प्रोसेस, वीसी प्रोसेस, ओके, वीसी प्रोसेस का अच्छा थियरी है। आदमी का दिमाग चलता रहे थियरी प्रिपेयर करते समय तो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, और इसको वैसे पॉइंट्स मानेगा जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो फालतू में लर्न करने पड़ते हैं, और पॉइंट्स में कुछ कनेक्शन नहीं दिख रहा है, मैंने फ्रस्ट्रेट हो रहे अपने, वैसा नहीं है अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो उस समय, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके अलावा सेकेंड थियरी वो भी हो गया, वीसी का स्टेजेस। कौन कौन सा स्टेजेस? सीड, फिर क्या, स्टार्टअप, फिर क्या, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड हो गया आईपीओ, थर्ड राउंड हो गया वर्किंग कैपिटल। क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नहीं, थर्ड राउंड वर्किंग कैपिटल नहीं, एक्सपैंड, शुरू से बोलते, सीड हो गया आइडिया जनरेट करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टअप फेज में आइडिया अप्रूव हो गया, अब उसको मार्केट करने के लिए और प्रोडक्शन के लिए पैसा चाहिए स्टार्टअप में, ओके। आइडिया अप्रूव हो गया, अब उसका मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए स्टार्टअप। फर्स्ट राउंड में प्रोडक्शन को इनिशिएट करने का पैसा चाहिए, सेकेंड राउंड में प्रोडक्शन हो रहा है पर सेल्स हो रहा है पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए, और थर्ड राउंड में एक्सपेंशन। अब बैठ गया।
लास्ट राउंड आईपीओ के लिए, थर्ड राउंड एक्सपेंशन, सेकेंड राउंड वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट राउंड प्रोडक्शन, स्टार्टअप में मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और सीड क्या हो गया, आइडिया। ये एक एक लाइन में मेरा लिखाया हुआ है, मेरा जो बुक में लिखा है वो अपने वर्ड्स पे ऐसे ही लिखा हुआ है। तो तुम ये टेंशन बैठ के नहीं ले सकते हो कि सब पॉइंट्स बैठ रहा नहीं है। समझ गया? सीड में क्या, आइडिया, स्टार्टअप में क्या, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फर्स्ट राउंड में क्या, प्रोडक्शन, सेकेंड राउंड में क्या, वर्किंग कैपिटल, थर्ड राउंड में क्या, एक्सपेंशन, फोर्थ राउंड में क्या, आईपीओ के लिए तैयारी। समझ गया? आईपीओ के लिए तैयारी। ये एक थियरी है। उसके बाद वो लास्ट क्लास भी शायद मेंशन किया था मैं, वीसी का स्ट्रक्चर। वीसी का स्ट्रक्चर एकदम इजी थियरी। वीसी का स्ट्रक्चर से 3 एरो, एक है डोमेस्टिक, एक है ऑफशोर, एक है यूनिफाइड। एक है डोमेस्टिक, एक है ऑफशोर, एक है यूनिफाइड। ये सब नाम किस पे बेस्ड है? पैसा कहां से रेस कर रहा है। बस तुमको ये याद रहेगा ना ब्रैकेट में, हिंदी पैसा कहां से रेस कर रहा है, तो अपने आप आंसर पता है। डोमेस्टिक पैसा कहां से रेस कर रहा है, इंडिया से। ऑफशोर कहां से पैसा रेस कर रहा है, बाहर से, पर लगा रहा कहां पे है, इंडिया में लगा रहा है, इंडिया में, स्टार्टअप इंडिया का है। और यूनिफाइड कहां से पैसा रेस कर रहा है, बाहर से और इंडिया से। हो गया आंसर। मैंने डायग्राम बना के दिखाया था कॉपी में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया डायग्राम, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। डायग्राम समझ में आता है तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आता आप केवल थियरी प्रिपेयर करो। डोमेस्टिक, ऑफशोर और क्या, यूनिफाइड, वेंचर कैपिटल का स्ट्रक्चर। प्राइवेट इक्विटी में 4 तरह का प्राइवेट इक्विटी, टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी 4 तरह का। एक है वीसी, एक है बाई आउट। बाई आउट वही है जो एलबीओ करे थे, मर्जर चैप्टर में एलबीओ, ठीक है, कि एक कंपनी है वो क्या बोलते हैं, डीलिस्ट हो जाएगा, लिस्टेड है, डीलिस्ट हो जाएगा, उसका मैनेजमेंट बाई आउट कर लेगा, बढ़िया से चला के लेवरेज लेके उसके बाद सल्ट आएगा, ठीक है, बाई आउट। उसके बाद डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज, डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग। डिस्ट्रेस, एक कंपनी एकदम वर्ज ऑफ कगार ऑफ बैंकरप्सी पे है, ठीक है, उसको फंड करेंगे और उसको टर्न अराउंड करेंगे। एक कंपनी एकदम डूबने वाला है, उसको फंड करके उसको टर्न अराउंड करेंगे। डिस्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज, डिस्ट्रेस्ड। और एक है मेजनाइन। मेजनाइन हो गया इक्विटी प्लस डेट। पॉइंट याद रहना चाहिए कि टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड पूछा तो 4। वीसी स्टार्टअप में लगाएगा, बाई आउट फंड बड़े बड़े कंपनीज में पब्लिक से प्राइवेट करेगा, पब्लिक टू प्राइवेट बेस्ट वर्ड है, ओके, बाई आउट में। और डिस्ट्रेस्ड, गिरा हुआ कंपनी में जो एकदम बंद होने वाला है उस पर टर्न अराउंड करेगा। और उसके अलावा क्या, मेजनाइन फाइनेंस, इक्विटी प्लस डेट। ठीक है। अलग से थियरी टुवर्ड्स द एंड जो लास्ट क्लासेस में कराया हुआ था वो था डाउ थियरी। कौन सा थियरी? डाउ थियरी। डाउ इज द ताउ ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ओके। डाउ थियरी सारा टेक्निकल जो है ना, डाउ थियरी सर प्रिपेयर ही नहीं किए हम, और याद आ गया टेक्निकल का है तो डायग्राम बनाना अप ट्रेंड का, किसका, फिर डाउन ट्रेंड का, वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, समझा, डाउ थियरी। और आंसर बढ़िया से प्रिपेयर करना, इज लाइक क्यों टाइम वेस्ट करें। डाउ थियरी टेक्निकल एनालिसिस पे, उस पर लिखना क्या है, अप ट्रेंड के बारे में, डाउन ट्रेंड के बारे में, वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कोई और स्टूडेंट और टेक्निकल जानता है तो और झाड़ दे, वहां पे कोई इशू नहीं है। डाउ इज द अर्लीस्ट थियरी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। डाउ थियरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा डिफिकल्ट जो है एलियट वेव थियरी। कौन सा? एलियट वेव थियरी, जिसपे बोलते हैं ये एलियट वेव थियरी, 8 वेव का थियरी है। मैंने ये जो ब्लैक किया ये, तो ये जो है वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, ए बी सी। तुमने अगर एग्जाम में ये थियरी का वेव बना दिया, यू गेट द मार्क्स। एलियट वेव थियरी, मार्केट मूव्स इन रेपिटेटिव रिदम ऑफ 8 वेव्स, ओके। मार्केट में लगातार 8 वेव में मार्केट चलता है,
ये 5 को एडवांसिंग अप ट्रेंड वेव बोलते हैं, और जो ABC है वो डिक्लाइनिंग करेक्टिव वेव से, डिक्लाइनिंग वेव से। एलियट वेव थियरी, क्रक्स कैसे ध्यान रहे, नॉट डेट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए, ठीक है। एलियट वेव थियरी मार्केट 8 वेव का पैटर्न बनाता है, और ये पैटर्न अलग अलग टाइम पीरियड बनता रहता है। ग्रैंड सुपर साइकिल सेंचुरीज या सब मिनट, एक आधे सेकंड में ये 8 वेव का बनता रहता है, ठीक है। एलियट वेव थियरी, एलियट वेव थियरी डिफिकल्ट होगा लिखना, आप लिख ही नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल आपको ये पता है 8 वेव। देखो वेव कैसे बनाया है, अप ट्रेंड बनाया पहले, कहां तक अप ट्रेंड बनाया, 5 तक, उसके बाद क्या बनाया, डाउन ट्रेंड, ABC, ओके। एलियट वेव थियरी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो क्लास पे ही किए थे, रिवीजन क्लास में मैंने करवाया है, आई रिमेंबर, ठीक है ना। अलग से मैंने 2 थियरी टॉपिक्स लोड किए थे यूट्यूब पे, पर उसका आप लोगों से नहीं देखे हो या काफ़ी टाइम हो गया। एक तो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के ऊपर, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स के ऊपर, और दूसरा ये रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के ऊपर, रेरा वगैरह के ऊपर। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, पहला तो जैसे अपना जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स कौन, RBI है, रेगुलेटर्स कौन है, सेबी है फॉर द कैपिटल मार्केट, रेगुलेटर्स IRDA है, कौन है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटर्स रेरा है फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, बिकॉज कितने सारे अपने लोग हैं जो लोग फ्लैट बुक कर लेते हैं, उसके बाद डिलीवरी मिलता ही नहीं है, या प्रमोटर और ज़्यादा पैसा मांगता है, तो रेरा वगैरह प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स लोग के लिए, जिससे ठीक टाइम पे बने। रेरा आने के बाद तो हालत खराब हो गया ना इंडस्ट्री का, सारे प्रमोटर्स वगैरह, उसके कारण रियल एस्टेट मार्केट और डाउन हुए, अपार्ट फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन एंड ऑल। रेरा वाज द सेकंड रीजन, बट इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है। तो IRDA, जब रेरा तो आ गया, IRDA के ऊपर थियरी आ सकता है, IRDA के ऊपर RTP में थियरी दिया हुआ भी, IRDA के ऊपर, IRDA के ऊपर थियरी आ गएगा, मानते हैं IRDA के ऊपर थियरी आ गया, तुम लोग सबको उसका फुल फॉर्म आता रहेगा, श्योर है, इंश्योरेंस, ये वर्ड ही पता रहेगा, और तुमको लिखना ही है। तो IRDA क्या रोल है, इंश्योरेंस मार्केट को बढ़ाना या गिराना, बढ़ाना, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना कि हर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, कंपटीशन प्रमोट करना या हर्ट करना, प्रमोट करना, ठीक है। तो इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस करवाना कि नहीं करवाना, अवेयरनेस करवाना। क्या इंश्योरेंस का प्रोडक्ट इक्विटी मार्केट से रिलेटेड होता है, हाँ, कौन सा, यूलिप, यूलिप, उनके बारे में रेगुलेशन इशू करना, ठीक है, नया नया प्रोडक्ट्स को स्कैन करना, नया नया पॉलिसीज को स्कैन करना। अरे तो प्रिपेयर नहीं किए तो मन से लिखेंगे, कितना प्रिपेयर कर लेंगे अपने, ठीक है। तो IRDA का भी थियरी आ सकता है, IRDA के ऊपर। एसेट एलोकेशन पे थियरी मेरा क्लास पे कराया हुआ है। एसेट एलोकेशन मतलब इक्विटी में कितना लगाएगा, बॉन्ड में कितना, ऐसे ग्राफ बनाया था मैंने क्लास में, पाई चार्ट, ये रहा, इक्विटी इतना, डेट इतना, दिस इज एसेट एलोकेशन, कि तुम अपना पैसा इक्विटी में कितना लगाएगा, डेट में कितना लगाएगा। 3 तरह का एसेट एलोकेशन, एक था स्ट्रैटेजिक, एक था इंश्योर्ड, और एक था टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक, इंश्योर्ड, टैक्टिकल। स्ट्रैटेजिक में कभी चेंज नहीं करते, जिंदगी भर ये रखेंगे। इंश्योर्ड में अपना रिस्क एपेटाइट चेंज होता है, जैसे हम और डर गए हैं तो डेट में ज़्यादा, और टैक्टिकल में बाजार में अपॉर्चुनिटी इक्विटी में ज़्यादा है तो इक्विटी में लगाते हैं। एसेट एलोकेशन, कितना कितना पैसा ब्रॉड एसेट क्लास पे कहाँ कहाँ लगाएगा, ठीक है, एसेट एलोकेशन। बॉन्ड में टाइप्स ऑफ स्वैप्स कराया हुआ है, बॉन्ड चैप्टर के अंदर चेक करना अपना कॉपी, टाइप्स ऑफ स्वैप्स, ओके, सब्स्टिट्यूशन स्वैप, प्योर यील्ड पिकअप स्वैप, ओके, यील्ड एनहांसमेंट के लिए कि हाई YTM बॉन्ड बाय, लो YTM बॉन्ड सेल, ये सब के एकदम डिफिकल्ट थियरी, हाइट्स ऑफ डिफिकल्ट, नोबडी विल रिमेंबर वहां पे आने से। ये बॉन्ड चैप्टर के अंदर कराए हुए टाइप्स ऑफ स्वैप, प्योर यील्ड पिकअप स्वैप, सब्स्टिट्यूशन स्वैप, ठीक है, यू कैन चेक ओवर देयर, या बेसिस स्वैप, फ्लोटिंग फ्लोटिंग, लिख तो लो नाम, ध्यान रह जाएगा बॉन्ड चैप्टर में, ओके। बॉन्ड चैप्टर में टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्वैप, मैं स्वैप चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, स्वैप चैप्टर में टाइप्स ऑफ स्वैप आया हुआ है। बॉन्ड चैप्टर के अंदर स्वैप पहली बार न्यू सिलेबस पे डाला हुआ है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर शॉर्ट लोड आ सकता है।
ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेट माने क्या होता है? हट के। ऑल्टरनेट क्या होता है? हट के, कि यार इंडियन पड़ा है, चाइनीज पड़ा है, मेरे को आज ना इंडियन खाने का मन है ना चाइनीज, कुछ हट के खाते हैं, तो बर्मीज खाएगा, हो गया ना। तो बर्मीज क्या हो गया? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इक्विटी और बॉन्ड के अलावा क्या होता है? रियल एस्टेट, कमोडिटीज, ठीक है, रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है, प्राइवेट इक्विटी है, ये सब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है जिनका बहुत लो कोरिलेशन होता है इक्विटी और डेट के साथ। तो आपका ये जो अभी एसेट एलोकेशन था ना, इक्विटी और क्या डेट, आपने बोलते हैं गलत है, इसके बजाय होना चाहिए ऐसा कि भाई ए में भी लगा, डी में भी लगा, ई में भी लगा। वो क्या था? ए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा पैसा ऑल्टरनेट में लगा क्योंकि ऑल्टरनेट का कोरिलेशन बाकी दोनों के साथ क्या होता है? लो। तो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। केवल इक्विटी और डेट मार्केट में पैसा मत लगाइए, कुछ रियल एस्टेट में लगाइए, कुछ कमोडिटीज में लगाइए, ठीक है, कुछ प्राइवेट इक्विटी में लगाइए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। सेबी ने अभी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस बांट रहे कि जो भी सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 42 ईयर्स ओल्ड हो गया, अगर मैं सोचता हूँ 3 साल बाद कि पढ़ाना कम करेंगे, ठीक है, तो आई विल नाउ ट्राई टू मैनेज पोर्टफोलियोज। तो फॉर एग्जांपल पीपल लाइक मी और इवन बिग फर्म्स, दे कैन थिंक अबाउट ओपनिंग अ म्यूचुअल फंड, नहीं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड 1 करोड़ रुपया कोई इन्वेस्ट करेगा। तो मैंने स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, तो जो बड़ा लोग हैं उनसे मैं 5 करोड़ लूंगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, जो मैं डेरिवेटिव्स पे, कॉल पुट में या रियल एस्टेट में पैसा लगाऊंगा। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट माने ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इज द नेक्स्ट थिंग विच विल हैपन। आप जब सीए बनोगे, इस एरिया में घुसते हो, तो यू विल फाइंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट उतना पॉपुलर हो चुका होगा। ओके, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, डेरिवेटिव्स, ये सब में इन्वेस्ट करना। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी लास्ट क्लासेस देखना, चेक करना, थियरी क्लासेस, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ ओवर देयर। मतलब ये क्लास उससे ऊपर नहीं है जो लास्ट 3-4 क्लासेस किए थे। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दी एंड, कि यार टुवर्ड्स द एंड से क्या क्या कराए थे, ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं अपने। इज इट ओके? सो ह्यूज थियरी कवर्ड, बहुत सारा कवर किए, ट्रेडिशनल थियरी नहीं किए हैं, व्हाट इज फ्यूचर, व्हाट इज ऑप्शन, ठीक है, वो सब नहीं किए आपने। वी हैव नॉट डन दैट थियरी। डेल्टा थीटा वेगा गामा आता ही आपको, ठीक है, उससे भी थियरी आ सकता है आने को। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस, ये तो किए भी थे, रिवीजन क्लास के अंदर भी बोला था मैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा थियरी कंप्लीट हुआ एंड सारा का सारा चीज कंप्लीट हो गया। केवल आप लोग अभी ब्रेक लेके, जो कौन सा सेशन 13 सेशन जो बाकी है वो प्लीज कर लो, बिकॉज होता है ना, कंप्लीट ही करे पूरा, ठीक है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं आई थिंक, ठीक है, और वो वाला सेशन कर लेते हैं। उस पर कोई क्या पता कोई बहुत इंपॉर्टेंट सम कराया होगा और सेम टू सेम आ जाएगा, तो एक ध्यान रहना चाहिए। कोई डिफिकल्ट सेशन नहीं है वो, और प्लस उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह ही बताया होगा, ठीक है, कैसे कैसे थियरी करना, उस दिन क्या करना नहीं करना वगैरह, इट्स ऑल बेटर, ठीक है। तो टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक एंड देन जस्ट कंप्लीट द एपिसोड। तो आप लोग का सबका नंबर स्पेसिफिकली हम लोग लिए थे, ठीक है, टू जस्ट सी दैट अगर फीडबैक लेते हैं बाद में एग्जाम होने के बाद, व्हेन यू एग्जाम गेट ओवर, कि क्या लगा, बेनिफिट हुआ क्या एक्चुअल पेपर में, नहीं, ठीक है। तो इस तरह का सेशंस क्या हेल्पफुल होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो काश आपका सीए हो जाए इस बार। And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है। Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There's no shortcut to success. Seriously, there's no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल, सीरियसली। मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग, इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया। Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself
that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट भी किया. CA is not easy than 10th or 12th class. Sahil Saral Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात करें किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर से. बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, and after speaking to the rank holders we have learned new strategies to prepare for our inter and for our CA course. एक चीज ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम है कि अच्छे से पास करना है जितना अच्छा हो सके, आगे सब अपने आप. Sanjay's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स तो झट मार के आएंगे. इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है, मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं.